दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होते ही हमें इस कहानी के हीरो मिस्टर फू को देखते हैं। दोस्तों, मिस्टर फू एक जानी-मानी कंपनी के सीईओ हैं और बहुत माल वाले हैं। वो जख्मी हालत में कहीं भाग रहे थे क्योंकि कुछ गुंडे उनका पीछा कर रहे थे। उन्होंने चेहरे पर एक फेक मास्क लगा रखा था, यानी ये उनका रियल वाला फेस नहीं है। उनसे भागा नहीं जा रहा था, इसलिए वो एक पैर के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। वो बोलते हैं कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तभी एक गुंडा बोलता है कि हाँ, अच्छे से जानते हैं, लेकिन हम तुम्हें फिर भी नहीं छोड़ने वाले। सब गुंडे उनको बहुत मारते हैं, लेकिन तभी वहां पर हमारी कहानी की हीरोइन शेन वहां आ जाती है। दोस्तों, शेन एक फेमस मिरेकल डॉक्टर है और इसके पास हर बीमारी का इलाज है, लेकिन आज तक किसी ने भी शेन का चेहरा नहीं देखा है। वो उन गुंडों पर कोई पाउडर फेंकती है जिससे वो सब बेहोश हो जाते हैं। तभी वो गुंडों से बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? अब तुम लोग बस सोते रह जाओगे। वो मिस्टर फू के पास आकर बैठती है और उनकी चोट को चेक करने लगती है, लेकिन तभी वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं। तो वो बोलती है कि ये क्या हरकत है? मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, लेकिन आप तो कुछ और ही समझ रहे हो। तभी वो बोलते हैं कि ये जंगल बहुत खतरनाक है। तुम एक कमजोर और खूबसूरत लड़की हो, लेकिन तुमने अचानक आकर इन गुंडों को कैसे सुला दिया? ये कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो स्माइल करती हुई पूछती है कि क्या आपको मैं सुंदर लगती हूँ? दोस्तों देखो, शेन को ऐसी सिचुएशन में भी खूबसूरती की परी है। उनको दर्द होता है, तो वो बोलते हैं कि क्या तुम थोड़ा ध्यान से ये काम नहीं कर सकती? लेकिन शेन कहती है कि आपको पहले ही इतनी चोट लगी है। अगर मुझे आपको हर्ट करना होता तो मैं बचाती क्यों आपको? तभी वो दवाई देकर बोलती है कि जैसा मैं बोलती हूँ वैसा करो। पर उन्हें तो उस पर डाउट होता है, इसलिए वो पूछते हैं कि क्या तुम सच में मुझे बचा सकती हो? अब वो तो सोच रही थी कि मैं एक फेमस मिरेकल डॉक्टर हूँ। ये जहर को ठिकाने लगाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। वो उनकी चोट चेक करते हुए बोलती है कि वैसे आपका फिगर बहुत अच्छा है। यार, ये शेन तो इलाज करते टाइम भी फ्लर्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। तभी वो उनकी पल्स चेक करके बोलती है कि आपकी हालत तो बहुत सीरियस है। वैसे आप बहुत किस्मत वाले हो जो आपको मैं मिल गई। तभी वो अपनी टोकरी में से एक पत्ता निकालकर उनकी चोट पर लगाती है और अपनी सुई की खदान में से एक सुई उनके सर पर लगाती है। तभी वो उन्हें बोलती है कि आपका जर अब ठीक हो गया है। लेकिन तभी उसकी नजर उनके मास्क पर पड़ती है। वो उनके मास्क को टच करने वाली थी, लेकिन तभी मिस्टर फू के गार्ड्स हेलीकॉप्टर से वहां आ जाते हैं। वो तो सोच में पड़ जाती है कि शायद ये कोई बहुत पहुंचा हुआ आदमी है, मुझे इस मुसीबत में नहीं पड़ना चाहिए। तभी वो अपना सामान उठाकर बोलती है कि अब आप ठीक हो। बस इतना बोलकर वो वहां से रफू चक्कर हो जाती है। मिस्टर फू के गार्ड्स उनको ढूंढते हुए उनके पास आ जाते हैं। वो अपना मास्क उतारकर बोलते हैं कि वो एक परी थी जिसने आज मेरी जान बचा ली। दोस्तों, हीरो मास्क उतारने के बाद कितना क्यूट लग रहा है ना? तभी शेन की बहन नेजू को आकर बोलती है कि क्या तुम्हें सच में क्योटो जाकर उस फू नाम के लड़के से शादी करनी है? तो वो बोलती है कि हाँ, क्योंकि दादी माँ ने डेथ के टाइम मुझे इस फू से शादी करने को बोला था। उनकी यही लास्ट विश थी और यही उनकी लास्ट विश थी। तभी वो बोलती है कि शेन, पर मैंने तो सुना है कि वो बहुत खड़ूस है और वो लड़कियों को तो बिल्कुल भाव ही नहीं देता। तो शेन बोलती है कि ये तो अच्छा है ना कि वो जगह जगह मुंह मारता नहीं फिरता, ऐसे हम दोनों में लड़ाई भी नहीं होने वाली। लेकिन नेजू को पूछती है कि तो फिर तुम्हारे योंगचेंग वाले बिजनेस का क्या होगा? पर शेन बोलती है कि वो तो अच्छा चल रहा है, पर मैं तो खुद काफी टाइम से सोच रही थी कि मैं इस सब से दूर होकर अपनी लाइफ में एंजॉय करूं। वैसे वो दिखने में बहुत हैंडसम है। तभी वो उसको लैपटॉप पर मिस्टर फू की फोटोज दिखाती है। मिस्टर फू अपने ऑफिस में काम कर रहे थे। तभी डॉक्टर सोंग बोलते हैं कि तुम्हारी बॉडी में जो जहर था अब वो कम हो गया है, पर अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए तुम्हें केयरफुल रहने की जरूरत है। और जो लास्ट टाइम जिस जीनियस डॉक्टर का तुम बोल रहे थे, क्या तुमने उससे कांटेक्ट किया? भाई, वो तुम्हें इस पॉइजन से बचा सकती है। दोस्तों, सोंग मिस्टर फू का पर्सनल डॉक्टर और बहुत अच्छा दोस्त भी है। तभी मिस्टर फू का असिस्टेंट चेंग बोलता है कि मैंने बहुत बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, बल्कि मैंने तो उन्हें 5 करोड़ भी ऑफर किए, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। तभी मिस्टर फू पूछते हैं कि सोंग, क्या तुमने उस दवाई को अच्छे से चेक किया? क्या तुम्हें उसमें कुछ काम का मिला? तो वो बोलता है कि ये दवाई बहुत स्पेशल है। मैंने हर लैब में चेक करवाया, लेकिन फिर भी पता नहीं चला कि ये दवाई बनी कैसे है। ऐसा लगता है जिसने भी ये दवाई बनाई है जरूर वो एक जीनियस ही होगी। मिस्टर फू बोलते हैं कि उसे ढूंढते ढूंढते अब 4 साल हो गए हैं, पर मुझे कहीं नहीं मिली। अब तो ऐसा लगता है कि जिसने मुझे बचाया था वो हकीकत में है ही नहीं। तभी वो असिस्टेंट को उसे ढूंढने का बोलते हैं। तभी शेन मिस्टर फू के ऑफिस आती है। रिसेप्शनिस्ट उसे बोलती है कि बिना अपॉइंटमेंट के आप सर से नहीं मिल सकती, क्योंकि हमारे बॉस को लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुनते ही उसके तो होश उड़ जाते हैं। तभी वो बोलती है कि मैं आपको नहीं बोल रही, क्योंकि अब तक जितनी भी लड़कियां आई हैं आप उनमें से सबसे ज्यादा सुंदर हो। आपने तो खूबसूरती के मामले में उर्वशी को भी मात दे दी। शायद हमारे बॉस को तो आपसे प्यार हो जाए। अब शेन तो बहुत खुश हो जाती है कि अरे, इसने मुझे सुंदर कहा। शेन बोलती है कि तुम्हारा टेस्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं तो योंगचेंग से आई ही और मैंने तो कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं ली है। वो तो पूछती है कि क्या आज के टाइम में भी आप जैसी खूबसूरत लड़कियां गांव में रहना पसंद करती हैं? तभी एक लड़की आकर बोलती है कि अब कौन फू को परेशान करने आया है। दोस्तों, इस लड़की का नाम वेई है, जो कि हमारी कहानी की विलन थी। तो शेन बोलती है कि मैं यहाँ उनको परेशान करने नहीं आई, क्योंकि मैं तो यहाँ उनसे शादी करने आई हूँ। तभी वेई बोलती है कि शादी करने? तुम पागल हो गई हो क्या? कभी खुद की शक्ल
कल आईने में देखा है? कौवा भी शर्मा जाए। शेन उसको इग्नोर करके रिसेप्शनिस्ट से बोलती है कि आप उनको इन्फॉर्म कर दो, उनकी दादी मुझे अच्छे से जानती है, हमारी फ्लैश मैरिज होने वाली है। तभी पीछे से वही बोलती है कि हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, मैं अभी उसको कॉल करती हूँ, मुझे इस बात पर भरोसा नहीं कि वो एक गाँव की लड़की से शादी करेगा। तो वो बोलती है कि ठीक है, करो कॉल। तभी वो उसको कॉल करती है। मिस्टर फू पूछते हैं कि क्या हुआ। वो बोलती है कि यहाँ कोई गांव की गवार आकर बोल रही है कि वो तुमसे शादी करने वाली है। तो वो बोलते हैं कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, ना मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तभी वो कॉल कट करके बोलती है कि तुमने सुना, वो तुम्हें नहीं जानता, अब जाओ यहाँ से। लेकिन शेन बोलती है कि मेरे पास टोकन है, मैं खुद उनको ढूंढ लूंगी। तभी वही उसको रोकते हुए बोलती है कि तुम्हें सुनाई नहीं देता, बेहरी हो क्या? उसने बोला वो तुम्हें नहीं जानता, अगर तुम अभी नहीं गई तो मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगी। लेकिन तभी वो बैग में से कुछ निकालकर अपना हाथ उसके फेस पर लगाती है, जिससे उसके चेहरे पर मुच आ जाती है। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बोलते हैं कि ये अचानक मुझे इतनी ईचिंग क्यों हो रही है। तभी सब उस पर बहुत हंसते हैं। दोस्तों, शेन ने अच्छा मजा चखाया इस चिपकली को। वो बोलती है कि तुमने ये कौन सा टोना टोटका कर डाला है? तो वो कहती है कि ये घर का बनाया हुआ मस्त पाउडर है, जिससे तुम्हारे होठों को बहुत राहत मिल गई है। इतना बोलकर वो भाग जाती है। वही रोती हुई सबसे हेल्प मांगती है। तभी डॉक्टर सोंग मिस्टर फू से बोलता है कि भाई, दादी ने इस लड़की को भेजा है, क्या तू सच में उससे मिलना नहीं चाहता? लेकिन वो बोलते हैं कि भाई, मुझे तंग मत करे, मैं उससे नहीं मिलना चाहता, तू जाकर उसे जाने का बोल दे। तभी दादी का मैसेज आता है कि नालायक, तू सब चीज में अच्छा है, बस ये लड़कियों के मामले में ही तू निकम्मा रह गया। सख्त लौंडा बनना बंद कर, वरना इनोस्के की तरह कवारा ही मर जाएगा। ये एंगेजमेंट मैंने काफी टाइम पहले तय की थी, तुझे उससे शादी करनी होगी, वरना हमारा रिश्ता खत्म। दोस्तों, मिस्टर फू और शेन की फ्लैश मैरिज हुई थी, यानी थर्ड पार्टी वाले शादी करवाते हैं, जैसे कि हमारी दादी माँ। अब वो तो सोच में पड़ जाते हैं कि मुझे जल्दी से वो लड़की ढूंढनी होगी जिसने मेरी जान बचाई थी। अगर वो मुझे ना मिली तो दादी मेरी जान खा जाएगी। वो अपने असिस्टेंट चेंग से कहते हैं कि उसको वापस भेज दो और बोल देना कि मैं उससे शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन जैसे ही चेंग ऑफिस से बाहर आता है, शेन वहाँ पर आ जाती है। चेंग उसको पीछे करता है। तभी वो पूछती है कि क्या आप ही मिस्टर फू हो? लेकिन आप तो फोटो में बिल्कुल अलग दिख रहे थे। तो वो बोलता है कि मैं उनका असिस्टेंट हूँ और आप उनसे बिना अपॉइंटमेंट के ऐसे नहीं मिल सकती। वो बोलती है कि ठीक है, मैं उनसे नहीं मिलूंगी, वो खुद मुझसे मिलने आ जाएंगे। तभी वो चिल्लाती है कि मिस्टर फू, मुझसे शादी कर लो। ये सुनकर ऑफिस में सोंग की तो हंसी रुक ही नहीं पा रही थी। वो बोलता है कि ये गांव से है, लग भी ऐसा ही रहा है। चेंग उसको चेक देकर बोलता है कि बॉस आपसे शादी नहीं करना चाहते, जितने पैसे चाहिए ले लो और चली जाओ यहाँ से। लेकिन वो बोलती है कि इसमें तो बस 9 डब्बे हैं। मिस्टर फू, क्या आप मुझे इतने सस्ते में रास्ते लगाना चाहते हो? दोस्तों, हमारी शेन भी कोई कम नहीं है। तभी सोंग मिस्टर फू को बोलता है कि भाई, इसे तो बहुत ज्यादा पैसे चाहिए, इसके लिए तो फंड रेज करना पड़ेगा। मिस्टर फू डोर के पास जाकर पूछते हैं कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए? लेकिन वो पूछती है कि क्या सच में आपको मुझसे शादी नहीं करनी? वो बोलते हैं कि हाँ, नहीं करनी, मैं पहले ही किसी और को लाइक करता हूँ, उसके अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। वो बोलती है कि मैं भी आपसे शादी नहीं करना चाहती, पर ये मेरी दादी की लास्ट विश थी। अगर आपको शादी नहीं करनी तो जो टोकन दादी ने दिए थे वो वापस कर दो। इस तरह एंगेजमेंट ऑफिशियली टूट जाएगी। बाकी सब समझदार हैं, खुद से समझ जाएंगे। पर वो बोलते हैं कि टोकन घर पर है, जाओ मैं भिजवा दूंगा। लेकिन वो बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि आप अभी मुझे वापस करो। अब वो तो सोच में पड़ जाते हैं कि जरूर ये जानबूझकर बहाना बना रही है और खुद ये एंगेजमेंट तोड़ना नहीं चाहती। तभी वो बोलते हैं कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, इसलिए मिलने की कोई जरूरत नहीं है। वो चेंग को उसे वापस भेजने का बोलते हैं। वो जाने लगती है, लेकिन अचानक वो चेंग को उठाकर पटक देती है। वो बोलती है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन तुमने ही मुझे मजबूर कर दिया। तभी वो ऑफिस में घुस जाती है। मिस्टर फू उसे रोकने लगते हैं, लेकिन जब वो उसकी तरफ देखते हैं तो उनके मन में तो लड्डू फूट जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये तो वही लड़की है जिसने मेरी जान बचाई थी। अरे यार, क्या यही मेरी फियांसे है? वो बोलती है कि आपसे मिलने में तो मुझे नानी याद आ गई। तभी असिस्टेंट वहां पर आ जाता है। सोंग उसे बोलता है कि भाई, ये कोई गवार नहीं है, ये तो हूर की परी है। मिस्टर फू बोलते हैं कि मुझे कैसे पता नहीं चला कि मेरी इतनी क्यूट फियांसे है। तभी वो टोकन निकालकर बोलती है कि ये फू फैमिली का जेड पेंडेंट है, जो दादी के एंगेजमेंट फिक्स करने पर मुझे मिला था। ये उनकी लास्ट विश थी, पर अगर आप ये शादी नहीं करना चाहते तो मैं कोई जबरदस्ती नहीं करने वाली। और हाँ, मुझे आपके पैसे वैसे नहीं चाहिए, मैं बस जेड पेंडेंट देकर ये एंगेजमेंट तोड़ना चाहती थी। सोंग बोलता है कि शेन तो बहुत समझदार है, लेकिन फू इसे मना करके बहुत बड़ी वाली बेवकूफी कर रहा है। अगर तुम दोनों शादी नहीं कर रहे तो भाई, तुझे उनका पेंडेंट वापस कर देना चाहिए। लेकिन मिस्टर फू के तो अचानक हालात और जज्बात दोनों ही बदल जाते हैं। वो बोलते हैं कि कौन सा जेड पेंडेंट, मैंने तो कभी नहीं देखा। लेकिन चेंग बोलता है कि बॉस, मुझे पता है, मैं अभी आपके घर जाकर ले आता हूँ। वो जाने लगता है, लेकिन मिस्टर फू उसे रोककर बोलते हैं कि मेरी फैमिली ने कमिटमेंट की थी तो मैं उसको पूरा जरूर करूंगा। पर वो बोलती है कि क्या आपकी याददाश्त चली गई है? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम कुछ और बोल रहे थे। तभी मिस्टर फू बोलते हैं कि मेरी उम्र हो गई है, इसलिए अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। अगर मेरी दादी ने मेरे लिए लड़की पसंद कर ली है तो मुझे उसके साथ ही शादी करनी चाहिए। वैसे शादी के बारे में तुम्हारे क्या विचार है? चेंग और सोंग तो बस उन्हें देखते ही रह जाते हैं।
तभी वो पूछती है कि क्या आप वही हो जिसने पहले बात की थी, लेकिन उसके दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। वो सोच में पड़ जाती है कि ये कितना हैंडसम है, एक लड़की को पटाने के लिए तो इसकी आंखें ही काफी है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसको पहले कहीं देखा है। मिस्टर फू पूछते हैं कि क्या अभी तक डिसाइड नहीं किया। तभी वो कहती है कि कैसा रहेगा अगर हम अभी बस शादी का सर्टिफिकेट ले लें। वो बोलते हैं कि तो क्यों ना आज ही ले लेते हैं, क्या तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं? वो हाँ बोलती है। वो उसे वहां से ले जाने लगते हैं, लेकिन असिस्टेंट उन्हें मीटिंग का बोलता है। तो वो बोलते हैं कि ये मीटिंग मेरी वाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है। उन दोनों को साथ देखकर सब बहुत खुश होते हैं। शेन रिसेप्शनिस्ट को थैंक्स भी बोलती है। मिस्टर फू उसकी सैलरी डबल कर देते हैं। उनके जाने के बाद सब बोलते हैं कि चलो फाइनली हमारे बॉस को प्यार हो ही गया। वो दोनों कोर्ट से शादी करके बाहर निकलते हैं। शेन खुद का मैरिज सर्टिफिकेट देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन वो उसका मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। तो वो पूछती है कि ये तो हम दोनों के पास होना चाहिए ना, लेकिन वो बोलते हैं कि ऐसे ये खोएगा नहीं। अब उसे उन पर डाउट तो होता है, लेकिन वो मान जाती है। मिस्टर फू असिस्टेंट की सैलरी भी डबल कर देते हैं। उन्होंने शेन का हाथ पकड़ा हुआ था, तो वो सोच में पड़ जाती है कि क्या बात है, ये तो मेरा हाथ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। तभी वो उससे फोन मांगते हैं, तो वो अपना फोन उनको दे देती है। वो अपना नंबर सेव करके बोलते हैं कि अब हमारी शादी हो गई है तो हम साथ में रह सकते हैं ना। शेन हाँ बोलती है। अब मिस्टर फू तो ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी शेन अपना सूटकेस ओपन करके अपने कपड़ों को रखने जा रही थी, लेकिन वहां पे पहले से कपड़े देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो तो सोच में पड़ जाती है कि यार ये कितना औसम है। रात में वो दोनों साथ में डिनर करते हैं। मिस्टर फू बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें क्या पसंद है, तो मैंने हर तरह की डिश बनवाई है। वो खाना खाने लगती है। तभी वो उसको कार्ड देकर बोलते हैं कि तुम ये यूज कर सकती हो, इसकी कोई लिमिट नहीं है और इसका पासवर्ड तुम्हारी बर्थडे है। लेकिन वो बोलती है कि मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही मिस्टर फू तो मुंह फुला लेते हैं। वो बोलते हैं कि अब तुम मेरी वाइफ हो। हमारी शादी के बाद मैं अपनी पूरी लाइफ बस तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। फिर भी तुम ये कार्ड क्यों नहीं ले रही? क्या तुम्हें मेरे साथ अपनी लाइफ नहीं स्पेंड करनी? पर वो तो सोच रही थी कि इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इनके साथ कोई अन्याय कर दिया हो। तभी वो कार्ड रखने के लिए मान जाती है। शेन सो रही थी। तभी मिस्टर फू शावर लेकर उसके पास आते हैं। भरे प्यार से उसके फेस को टच करते हैं। वो उठ जाती है, तो वो बोलते हैं कि अरे मैंने तुमको उठा दिया। पर वो बोलती है कि मुझे अकेले सोने की आदत है, एक काम करो मैं सोफे पर सो जाती हूँ। वो उठकर जाने लगती है, लेकिन मिस्टर फू उसको रोककर बोलते हैं कि क्या तुम हमारे हनीमून की रात को भी मुझसे अलग सोना चाहती हो? तो वो बेड की दूसरी साइड पर सो जाती है। वो खुद से बतिया रहे थे कि अगर मुझे पता होता कि मेरी शादी तुमसे होने वाली है तो मैं कभी इतना टाइम वेस्ट ना करता। तभी वो उसको पकड़कर किस करते हैं। सुबह शेन उठती है तो देखती है कि मिस्टर फू तो पहले से ही जाग रहे थे। वो तो सुबह सुबह ही शुरू हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि तुम सारी रात मुझ पर सोई, मेरे पैर तो अब सुन्न हो गए हैं। वैसे क्या तुम्हें मुझे हस्बैंड कहकर नहीं बुलाना चाहिए? तभी वो शर्मा के वहां से भाग जाती है। वो वॉशरूम में जाकर सोच रही थी कि नेक्स्ट टाइम मैं ऐसे कुंभकर्ण की तरह नहीं सोऊंगी। मैं जानती हूँ कि मैं उसकी वाइफ हूँ, पर मुझे उसका ऐसे फायदा नहीं उठाना चाहिए। मिस्टर फू ऑफिस जाते हैं। वो लिफ्ट का इंतजार कर रहे थे। तभी लिफ्ट में से वही बाहर आती है। वो पूछती है कि क्या तुम ज्वेलरी ऑक्शन में वीआईपी हो? वैसे क्या तुम मुझे ऑक्शन में ले चलोगे? वो तो तुरंत मना कर देते हैं, लेकिन वो चिपकू बोलती है कि मैंने इस पल का बहुत वेट किया है। मुझे वो क्वीन वाला नेकलेस लेना था, मुझे वहां ले चलो ना प्लीज। वो बोलते हैं कि मेरे असिस्टेंट से हेल्प ले लो, मेरे पास इसके अलावा भी बहुत काम है। घर पर शेन भी वही वाला नेकलेस देख रही थी। तभी वहां पर मिस्टर फू आ जाते हैं। वो पूछते हैं कि क्या देख रही हो? वो उनको बोलती है कि देखो ये वाला नेकलेस देख रही थी, ये क्वीन मैरी का था। इसमें जो रूबी है ना, वो हजारों साल पुरानी है। ये नेकलेस प्यार की निशानी है, लेकिन ये तो बहुत टाइम से मिसिंग था। और देखो अब अचानक ऑक्शन में आ गया। बहुत सारी रॉयल फैमिलीज को ये चाहिए। तो वो पूछते हैं कि क्या तुम्हें भी ये चाहिए? अब वो तो सोच में पड़ जाती है कि अगर मैंने बोला तो इसके बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। वो बोलती है कि मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी, मुझे ये इतना भी पसंद नहीं है। फिर वो शावर लेने चली जाती है। तभी मिस्टर फू अपने असिस्टेंट से सारी मीटिंग कैंसिल करके कल ऑक्शन में जाने का बोलते हैं, लेकिन ये बात शेन को बताने से बिल्कुल मना कर देते हैं, क्योंकि वो तो उसे सरप्राइज देना चाहते थे ना, इसलिए। शेन अपनी ड्रेस देख रही थी। तभी उसके पास मिस्टर फू की कॉल आती है। वो बोलते हैं कि आज रात मैं घर नहीं आऊंगा, तुम्हें जो खाना है बटलर से बोलकर बनवा लेना। अब वो तो सोच रही थी कि चलो अच्छा हुआ, अब मैं एक्शन का ना भी बोलूं तो भी चलेगा। शेन को ऑक्शन रूम के बाहर दिखाते हैं। तभी पीछे से वो चिपकली आकर बोलती है कि तुम तो गांव से आई हो, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम कहाँ पर हो? ये यहाँ की टॉप ऑक्शन है, यहाँ सारे फेमस सेलिब्रिटीज आते हैं, पैसों के बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता। शेन बोलती है कि तो फिर तुम्हें यहाँ कैसे आने दिया? मैंने तो सुना है कि तुम्हारी फैमिली कोई इतनी रिच नहीं है। तो वो बोलती है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे यहाँ लाया है। शेन बोलती है कि वो जरूर कोई अंधा ही होगा जिसने तुम जैसी को पसंद कर लिया। वो तो इतराती हुई बोलती है कि फू ने तुमसे शादी फैमिली प्रेशर में आकर की थी, हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं, उसके दिल में तो तुम्हारी दो कोरी की भी वैल्यू नहीं है।
तभी शेन को फू की बात याद आती है। उसने शेन से मिलने से पहले बोला था कि वो किसी को पसंद करता है। तभी वो बोलती है कि तो क्या हुआ, मैं तो उसकी लीगल वाइफ हूँ। वही बोलती है कि मुझे तो लगता है कि तुम बस उसकी नाम की वाइफ हो। तभी शेन का कजन मिंग आकर बोलता है कि तुम अभी तक अंदर क्यों नहीं गई, ऑक्शन स्टार्ट हो चुकी है। उसको देखकर वही बोलती है कि तुम्हारी शादी तो फू से हुई है, पर तुम अभी भी दूसरे लड़कों के साथ मुंह मार रही हो। वो बोलता है कि तुम कौन हो जो ऐसी घिनौनी बातें कर रही हो, अपने काम से काम रखो। वो गुस्से से बोलती है कि तुम तो छू फैमिली के बड़े बेटे हो, ये गांव वाली तुम्हारे जैसे रिच आदमी के साथ क्या कर रही है। तो मिंग बोलता है कि तुम होती कौन हो ऐसा बोलने वाली। तभी शेन उसे चुप करवा देती है, लेकिन वही बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं जानना कि मुझे यहाँ कौन लाया है। पर वो बोलती है कि मुझे नहीं जानना, कोई अंधा या लंगड़ा आदमी लेकर आया होगा। तभी मिस्टर फू आकर बोलते हैं कि लेकिन मुझे जानना है कि तुम किस आदमी के साथ यहाँ आई हो। शेन पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, लेकिन चिपकली बीच में उचकती है कि ये मेरे साथ आया है। तभी शेन सोच में पड़ जाती है कि इसका मतलब मिस्टर फू ने मुझसे बिजनेस ट्रिप पर जाने का झूठ बोला था। उन्होंने एक बार बोला था कि ये किसी को लाइक करते हैं, कहीं वही वही लड़की तो नहीं। मिस्टर फू कहते हैं कि शेन अभी मेरा डाउट क्लियर करो। तो वो बोलती है कि आपको मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए। अब वो तो सोच रहे थे कि मैं तो खुद तुम्हें सरप्राइज देने के लिए यहाँ आया था, पर तुमने तो उल्टा मुझे ही सरप्राइज दे दिया। तभी शेन सोचने लगती है कि मुझे लगा था कि ये मुझे लाइक करने लगे हैं, लेकिन मैंने इनसे कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। तभी मिंग उनसे बोलता है कि शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन वो दोनों तो उसे कुछ समझाने ही नहीं देते। वही बोलती है कि अगर ये सच में कपल होते तो ये किसी और आदमी के साथ यहाँ पर नहीं आती। तो शेन बोलती है कि तुम्हारा फू भी कोई इतना खास नहीं है, चलो मिंग चलते हैं, इन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। उनके जाने के बाद वही बोलती है कि चलो हम भी अंदर चलते हैं। तभी मिस्टर फू बोलते हैं कि इतनी सेल्फिश मत बनो, मैं यहाँ तुम्हारी वजह से नहीं आया हूँ। फिर उन्हें ऑक्शन में दिखाते हैं। मिंग बोलता है कि शेन तुम्हारी एंगेजमेंट तो दादी की वजह से हुई थी, पर क्या तुम्हें फू पसंद है। वो बोलती है कि नहीं, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो बोलता है कि अगर नहीं पसंद है तो उसको किसी और के साथ देखकर तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है। तो वो बोलती है कि मैं बस अपनी वाइफ वाली पोजीशन मेंटेन रखना चाहती हूँ। ये इस चिपकली को यहाँ ऑक्शन में ले आए हैं, तुम्हें नहीं लगता कि ऐसे मार्केट में मेरी क्या वैल्यू रह जाएगी। शेन कितना भी बोल ले, लेकिन उसकी जलन तो उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। वो बोलता है कि लेकिन तुम भी तो मेरे साथ आई हो। तो वो बोलती है कि हमारा रिलेशनशिप उन दोनों जैसा नहीं है। तभी वही बोलती है कि देखो ये तुम्हारे सामने कैसे किसी और के साथ फ्लर्ट कर रही है, ये धोखेबाज तुम्हें कैसे डिजर्व कर सकती है। तभी ऑक्शन स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट टाइम क्वीन मैरी के नेकलेस पर 20 मिलियन की बोली लगती है। मिंग शेन से पूछता है कि अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें वेडिंग गिफ्ट देने के लिए खरीद लेता हूँ। तभी मिंग 50 मिलियन की बोली लगाता है, लेकिन मिस्टर फू 70 मिलियन की बोली लगाते हैं। अब तो शेन को डाउट होने लगता है कि कहीं ये नेकलेस मिस्टर फू वेई के लिए तो नहीं लेना चाहते। मिंग अब 80 मिलियन की बोली लगाता है। अब मिस्टर फू सोचते हैं कि कहीं ये शेन के लिए तो बाय नहीं करना चाहता। तभी वो 100 मिलियन की बोली लगाते हैं। अब ऐसी कांटे की टक्कर देखकर तो सबके तोते उड़ जाते हैं। तो वही बोलती है कि क्या सच में तुम मेरे लिए ये नेकलेस लेना चाहते हो। अब वो दोनों ऐसे ही एक के बाद एक बोली लगा रहे थे। मिस्टर फू सोच रहे थे कि शेन, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ जो आदमी है वो सच में कितना यूजलेस है। अब मिंग को तो सब समझ आ जाता है। वो बोलता है कि शेन, मुझे लगता है कि मिस्टर फू मेरे साथ कंपटीशन कर रहे हैं। तभी वो उससे ज्यादा बोली लगाता है, लेकिन मिस्टर फू तो अब 1 बिलियन की बोली लगा देते हैं। होस्ट बोलती है कि जो आपकी लड़की है वो सच में बहुत लकी है। तभी मिंग और बरी बोली लगाता है, लेकिन मिस्टर फू तो डायरेक्ट 2 बिलियन की बोली लगा देते हैं। तभी मिंग बोली लगाने वाला था, लेकिन शेन उसे रोककर बोलती है कि इसकी प्राइस बस 100 मिलियन है, इस पर ज्यादा पैसे लगाकर पैसे ऐसे वेस्ट करना ठीक नहीं है। लेकिन वो बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसे बेस्ट होते नहीं देख सकता, चाहे मुझे अब मेरी कंपनी को दांव पर लगाना पड़े, मैं तुम्हारे लिए ये नेकलेस लेकर रहूंगा। लेकिन शेन उसे ऐसा करने से स्ट्रिक्टली मना कर देती है। तभी मिस्टर फू ऑक्शन जीत जाते हैं। नेकलेस देकर होस्ट उन्हें वो नेकलेस वेई को पहनाने का बोलती है। वही बोलती है कि मुझे तुम्हारी फीलिंग्स का पता था, मैं आज बहुत खुश हूँ। तभी शेन गुस्से में वहां से चली जाती है। उसे जाते देख मिस्टर फू भी उसके पीछे चले जाते हैं। अब रात को घर पर शेन बदला लेने की फूल तैयारी कर रही थी। वो सोच रही थी कि ये फू प्यार किसी और से करता है और सोता मेरे साथ है। वो बेड पर इचिंग पाउडर डाल देती है, फिर वो अपना बोरिया बिस्तर लेकर फरार हो जाती है। जब मिस्टर फू घर आते हैं तो बटलर उन्हें बताता है कि मैम गेस्ट रूम में शिफ्ट हो गई है। ये सुनकर तो मानो जैसे उनको तो सदमा लग जाता है। फिर भी वो हिम्मत करके उसके रूम का डोर नॉक करते हैं और चुपके से नेकलेस वहां रखकर खिसक लेते हैं। शेन के डोर ओपन करने पर उसे वो बॉक्स दिखता है। वो सच में पड़ जाती है कि अच्छा, अब भाव नहीं दे रही तो मेरे पास आ गए, आप समझते क्या हो मुझे। वो तो बॉक्स लिए बिना ही डोर बंद करने वाली थी, लेकिन फिर सोचती है कि चलो इसे भी साथ ले चलती हूँ। पर जब वो बॉक्स ओपन करती है
तो उसमें वही सेम नेकलेस देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो बोलती है कि ये नेकलेस यहाँ कैसे? क्या उसने ये मेरे लिए ही खरीदा था? वैसे उसने ये वेई को क्यों नहीं दिया? अब फाइनली उसे समझ आ जाता है कि वो उनके बारे में गलत सोच रही थी। तभी उसे उसकी करतूत याद आती है। वो फटाक से मिस्टर फू के पास दौड़ती हुई जाती है। मिस्टर फू तो शावर लेकर सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी वो उन्हें सोने से मना करती हैं। तो वो बोलते हैं कि रात के 2 बज चुके हैं, अब नहीं तो कब? अब वो बेचारी करती तो करती क्या, इसलिए वो बोलती है कि मैं इस बेड पर सो जाऊंगी, आप जाकर गेस्ट रूम में सो जाओ। लेकिन वो तो उसके क्लोज आकर बोलते हैं कि हम साथ भी तो सो सकते हैं ना। वो बस उसे किस करने ही वाले थे। तभी शेन इचिंग पाउडर वाला ब्लैंकेट लेकर गेस्ट रूम में भाग जाती है। मिस्टर फू भी उसके पीछे जाते हैं। वो गेस्ट रूम में आकर तुरंत इचिंग की दवाई ले लेती हैं। तभी मिस्टर फू डोर नॉक करते हैं। वो बोलते हैं कि मैंने अभी तुम्हारे साथ सब सेटल नहीं किया और तुम मुझसे पहले ही गुस्सा हो गई। तो वो बोलती है कि आपको मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मुझे बिजनेस ट्रिप का बोलकर आप उस चिपकली के साथ ऑक्शन में आ गए। वो पूछते हैं कि क्या तुम्हें जलन हो रही है, पर वो एटीट्यूड से बोलती है कि नहीं, मुझे तो बस अपनी रेपुटेशन खराब होने की फिक्र थी। तभी वो बोलते हैं कि मैं वेई के साथ नहीं आया था, मैंने तो तुम्हें सरप्राइज देने के लिए बिजनेस ट्रिप का झूठ बोला था, लेकिन फिर वहाँ तुम दोनों को हाथ पकड़े देखकर मुझे गुस्सा आ गया, इसलिए मैं वेई के साथ था। अब जैसे तैसे उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है। वो डोर ओपन करके पूछती है कि आप सच बोल रहे हो ना? वो बोलते हैं कि प्लीज मेरा यकीन करो। वो बोलती है कि ठीक है, मैंने ही आपको गलत समझा था, क्योंकि मुझे लगा कि आप वेई के साथ वहाँ आए हो। तभी वो उसे समझाते हैं कि ऐसा नहीं है, फू फैमिली और बाई फैमिली के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। इसलिए वेई बोलती है कि हम दोनों बचपन से साथ हैं। पहले मैं उसे इग्नोर करता था, लेकिन अब हमारी शादी हो चुकी है, इसलिए मैं अब उसे ऐसा कुछ नहीं बोलने दूंगा। वो उनकी आंखों में देखकर सोचती है कि शायद इनका सच में वेई से कोई रिलेशनशिप नहीं है। तभी उसे ऐसे हंसते हुए देखकर वो पूछते हैं कि तुम ऐसे हंस क्यों रही हो? अब तुम बताओ कि तुम्हारे और मिंग के बीच में क्या चल रहा है? वो उनके मजे लेते हुए बोलती है कि क्यों, आपको भी जलन हो रही है क्या? लेकिन वो तो रोमांटिक मूड में आ जाते हैं। वो उसके क्लोज आकर बोलते हैं, हाँ मुझे अच्छा नहीं लगा कि मेरी बीवी किसी और का हाथ पकड़े, लेकिन तुम तो गांव से हो, तो तुम कैसे जानती हो मिंग को? तो वो बोलती हैं कि मैं दादी माँ के साथ गांव में रही हूँ, वो भी हमारे गांव में ही रहता था, पर जब उसकी फैमिली रिच हो गई तो वो लोग वहां से चले गए। हम दोनों भाई बहन की तरह है। वो नेकलेस तो मिंग हमें वेडिंग गिफ्ट के लिए देने वाला था, वो नहीं चाहता था। आप वो नेकलेस वेई को दो। वो पूछते हैं कि क्या सच में? वो बोलती है कि हाँ, हम दोनों के बीच कोई और रिश्ता नहीं है। वो तो खुश हो जाते हैं कि तुम बस मेरी हो। अब वो सोचने लगती है कि इनकी हरकतों को देखकर है, ये मुझसे सच में बहुत प्यार करते हैं। तभी वो बोलती है कि आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? तभी वो उसे उठाकर अपने रूम में ले जाते हैं। वो उसके क्लोज आ जाते हैं। तो वो बोलती है कि आप क्या कर रहे हो? वो उसे बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है? तभी वो उसके क्लोज आकर बोलते हैं कि क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ? लेकिन वो तो पाउडर की इचिंग की वजह से बिना जवाब दिए ही वहां से भाग जाती है। शेन को अपना चेहरा देखकर बहुत अफसोस होता है। वो सोच रही थी कि क्या यार, आज इसकी वजह से मैं अपने हस्बैंड के साथ नाइट स्पेंड नहीं कर पाई। शेन उनसे माफी मांगने के लिए सॉरी गिफ्ट तैयार कर रही थी। तभी मिस्टर फू वहां आ जाते हैं, तो वो उसे छुपाकर बोलती है कि आज आप इतनी जल्दी कैसे उठ गए? मिस्टर फू तो आते ही शुरू हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, इसलिए जल्दी उठ गया। वैसे आज मेरी फ्रेंड्स के साथ रेसिंग की अपॉइंटमेंट है, मैंने सोचा तुम कब से यहाँ बोर हो रही हो, सोचा तुम्हें भी साथ ले चलूं। वो एक्साइटेड होकर पूछती है कि क्या सच में आप मुझे रेसिंग पर ले जाओगे? तभी वो उसके नेकलेस को बड़े प्यार से टच करते हैं, फिर बोलते हैं कि ये तुम पर बहुत सूट कर रहा है, ऐसा लगता है कि जैसे ये तुम्हारे लिए ही बना हो। लेकिन उसके दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। वो सोच रही थी कि ये तो बहुत चालाक है, जरूर किसी वजह से इतना मस्का मार रहा है। वो उसे अपनी बाहों में उठा लेते हैं, उसके क्लोज आने लगते हैं। तभी वो बोलती है कि मेरे पास आपके लिए कुछ है। लेकिन अचानक वहाँ बटलर वेई को लेकर आता है। वो बोलता है कि मिस वेई आपसे मिलने आई है। मिस्टर फू तो डायरेक्ट उससे पूछते हैं कि क्या काम है, बोलो। वो बोलती है कि ऑक्शन पर मेरे साथ आने के लिए मैं तुम्हारे लिए ये गिफ्ट लाई हूँ। तो वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ऑक्शन पर थोड़ी गया था, मैं तो अपनी वाइफ के लिए नेकलेस लेने गया था वहाँ। वैसे भी मुझे ये ब्रांड पसंद नहीं है। वैसे शेन तुम बोल रही थी कि तुम्हें मुझे कुछ देना है। तभी वो बॉक्स उठाते हैं, उसमें सेम वही कफलिंग होता है। तभी चिपकली बोलती है कि फू ने बोला ना उसे ये ब्रांड नहीं पसंद, पर वो तो पलट जाते हैं कि ये देने वाले पर डिपेंड करता है। शेन, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। अब उसे तो बहुत तेज वाली मिर्ची लग जाती है। वो गुस्से में बोलती है कि तुम भूल गए क्या, ये कैसे तुम्हारे सामने किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी? ये कैसे तुम्हारी वाइफ बनने के लायक है? शेन, इसने तुमसे बस दादी की वजह से शादी की है, इसलिए खुद को इतना महान समझना बंद करो। लेकिन मिस्टर फू बोलते हैं कि मैंने इससे शादी बस दादी माँ की वजह से नहीं की थी, अगर दादी ना भी बोलती तब भी मैं इससे ही शादी करता। अब शेन तो सोच में पड़ जाती है कि ये ऐसे क्यों बोल रहा है कि हमारी फ्लैश मैरिज ना होती।
फिर भी मुझसे ही शादी करता। मैं तो इसे पहले से नहीं जानती। तभी वो पूछते हैं कि क्या तुम्हें फ्रूट्स खाने हैं, तो वो हाँ बोलती है। तभी वो उसे बड़े प्यार से खिलाते हैं। ये देखकर तो वेई को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो सोच रही थी कि ये गांव खेरे की कलावती ऐसे रौब दिखा रही है जैसे कि बहुत रिच हो। खाने के लिए भी देखो इसे एक एक्स्ट्रा आदमी की जरूरत है। तभी मिस्टर फू बोलते हैं कि अगर तुम्हें अब कोई काम नहीं है तो यहाँ से चली जाओ। वो बोलती है कि हम जिंगयान में रेसिंग के लिए जा रहे हैं। वैसे काफी टाइम से मैंने रेसिंग नहीं की, चलो हम साथ में चलते हैं। लेकिन मिस्टर फू तो शेन को साथ में चलने को बोलते हैं। वो जाने वाले थे। तभी वही बोलती है कि क्या तुम सच में उसे साथ ले जाना चाहते हो? मेरा मतलब था कि ये तो गांव से आई है, हम इसे क्या ही पता होगा कि रेसिंग क्या होती है। पर शेन बोलती है कि मेरे हस्बैंड को अगर पसंद है तो मुझे भी पसंद है। उन दोनों को कार में दिखाते हैं। वो कार से उतरने वाली थी, तभी मिस्टर फू उसे अपनी बाहों में ले लेते हैं। ये देखकर तो छेंग के तोते उड़ जाते हैं। वो सोच में पड़ जाता है कि इन्हें तो लड़कियों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। तभी मिस्टर फू बोलते हैं कि हमें ऐसे देखने में मजा आ रहा है क्या, तो वो तुरंत वहां से चला जाता है। शेन पूछती है कि आप ये क्या कर रहे हो, तभी वो उसे किस कर लेते हैं। अब वो तो सोच रही थी कि ये मेरी फर्स्ट किस थी, मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर अब जाने दो। तभी वो नीचे उतरने का बोलती है तो वो उसे हाथ देते हैं। अब वो तो सोचने लगती है कि ये मेरा कितना ख्याल रखते हैं ना। फिर वो उसे उठाकर बाहर ले जाते हैं। तभी मिस्टर फू के दोस्त बोलते हैं कि हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। क्या ये हमारी भाभी है? बहुत प्यारी है यार, मुझे लगता है कि तुम दोनों परफेक्ट कपल हो। मिस्टर फू बोलते हैं कि अपने डैड से कल कॉन्ट्रैक्ट लाने का बोलना। वो तो खुश हो जाता है और शेन से थैंक्स भी बोलता है। तभी वहां पर वो चिपकली आ जाती है। वो आते ही रेसिंग का बोलती है। तभी उसका एक दोस्त बोलता है कि बहुत टाइम हो गया तुमसे मिले हुए, क्या बात है? तो वो बोलती है कि फू मुझे बहुत काम देता है, इसलिए मैं कंपनी के कामों में ही लगी रहती हूँ। तो वो बोलता है कि ज्यादा काम यानी तुम्हारी ज्यादा वैल्यू है। तभी वो बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना क्या? वो बोलती है कि सब आज यहाँ है, मैं यहाँ सबके साथ एंजॉय करने आई हूँ, लेकिन फू आज मैं तुम्हारे साथ रेस लगाना चाहती हूँ। तभी शेन बोलती है कि मेरे साथ रेस करो, पर वो बोलती है कि मैं बचपन से फू के साथ रेसिंग कर रही हूँ, लेकिन तुम तो गाँव से आई हो, तुम्हें तो बस ट्रैक्टर चलाना आता होगा, लेकिन फिर भी तुम रेसिंग का ख्वाब देख रही हो। वे बोलती है कि मुझे लगता है कि कार चलाना ट्रैक्टर चलाने जैसा ही होगा। अब मिस्टर फू तो शेन पर पूरे लट्टू है। वो बोलते हैं कि शेन क्या तुम मुझे भी ट्रैक्टर चलाना सिखाओगी? वो मान जाती है। तभी वही पूछती है कि क्या तुम्हारे पास रेसिंग सूट है? पर तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मेरे पास क्लब में एक एक्स्ट्रा है, तुम वो ले लो। तभी मिस्टर फू बोलते हैं कि मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें रेसिंग में इंटरेस्ट होगा, लेकिन मैं छेंग को अभी जाकर लाने का बोलता हूँ। तभी सोंग बोलता है कि भाई तू तो पूरा चेंज हो गया है। तो वो बोलते हैं कि जब तेरी शादी होगी तो तू खुद समझ जाएगा। वही शेन बोलती है कि मैं तुम पर कोई दया नहीं करने वाली, हारने वाले को $5 मिलियन देने होंगे। तो वो मान जाती है, लेकिन वो तो सोच रही थी कि मेरे लिए 5 मिलियन मैटर नहीं करते, पर मैं तुम्हें अच्छे से मजा चखाना चाहती हूँ। मिस्टर फू का दोस्त बोलता है कि वही बहुत अच्छी रेसर है, लोग इसे रेसिंग की क्वीन बोलते हैं। वही चेंज करने का बोलकर वहां से चली जाती है। तभी सोंग बोलता है कि वही बहुत बड़ी वाली है, भाभी वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, पर उसकी ड्राइविंग स्किल्स बहुत अच्छी है। फू क्या तुझे भाभी की फिक्र नहीं हो रही? पर वो बोलते हैं कि मेरी बीवी खुश है, अब वो जीते या हारे मुझे फर्क नहीं पड़ता। वही चेंज करके आती है। तो मिस्टर फू के दोस्त बोलते हैं कि तुम पर ये रेसिंग सूट बहुत अच्छा लग रहा है। वो सबको थैंक्स बोलकर मिस्टर फू के पास जाती है। वो उनसे बोलती है कि फू मैं कैसी लग रही हूँ, पर वो उसे जरा सा भाव नहीं देते। तभी शेन चेंज करके आ जाती है। उसे देखकर तो वो वेई को साइड में कर देते हैं। उसके पास जाकर बोलते हैं कि तुम तो बहुत क्यूट लग रही हो। तभी उन दोनों को रेसिंग ट्रैक पर दिखाते हैं। वही बोलती है कि आज मैं तुम्हें हम दोनों के बीच का डिफरेंस बताऊंगी। शेन बोलती है कि क्या अब तुम मेरे सामने दिखावा नहीं कर रही? उन्हें तुम पागल मत समझना, मेरे हस्बैंड सब समझते हैं। रेसिंग स्टार्ट होने वाली थी। मिस्टर फू अपने दोस्तों के साथ रेसिंग टीवी पर देख रहे थे। तभी डॉक्टर सोंग बोलता है कि तुमने अपनी ये कार मुझे तो कभी नहीं दी, जब भी मांगी मना कर दिया। पर वो बोलते हैं कि खुद को मेरी वाइफ से कंपेयर मत करो। तभी रेसिंग स्टार्ट हो जाती है। मिस्टर फू के दोस्त उनकी रेसिंग देखकर आपस में बतिया रहे थे। सब शेन की ड्राइविंग स्किल्स देखकर तो इम्प्रेस हो जाते हैं। शेन वही से आगे निकल जाती है। वो तो कार के ब्रेक्स दबा ही नहीं रही थी। तभी वो रेस जीत जाती है। सब शेन के लिए तालियां बजाते हैं। कार से बाहर आते ही मिस्टर फू उसे गला लेते हैं। वो बोलती है कि आप सबके सामने ये क्या कर रहे हो? तो वो बोलते हैं कि आज तो तुमने पानी में आग लगा दी है। लेकिन वो बोलती है कि माफ करना, मेरी वजह से आपकी कार पर स्क्रैच आ गए। तभी मिस्टर फू का दोस्त बोलता है कि भाभी आप तो बहुत औसम हो यार। वो भी खुश होकर बोलते हैं कि मेरी वाइफ कार से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। घर पर मिस्टर फू का असिस्टेंट उन्हें मैसेज करता है कि भाभी तो बहुत फेमस हो गई है। तभी वो सोशल मीडिया पर उसकी पोस्ट देखते हैं। कमेंट में सारे लोग शेन को क्यूट और डार्लिंग बोल रहे थे। ये देखकर तो उन्हें बहुत जलन होती है। वो तुरंत चेंग को वीडियो इंटरनेट से डिलीट करवाने का बोलते हैं। तभी शेन शावर लेकर आती है। वो पूछती है कि क्या हुआ, आप बहुत बुरे मूड में लग रहे हो। वो उसे अपनी बाहों में लेकर बोलते हैं कि तुम बस मेरी हो। अब वो सोच रही थी कि ये इतना अजीब क्यों है, लेकिन मेरा बहुत ख्याल भी रखता है।
तभी वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। वो बोलती है कि क्यों, क्या हुआ? तो वो बोलते हैं कि तुमने शावर लेने में कितना टाइम लगा दिया, तुम्हें कुछ पता भी है मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था। यार, अब वो तो सोच में पड़ जाती हैं कि अभी हमारी शादी को कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन मुझे अभी से इनकी आंखों में मेरे लिए बहुत प्यार दिख रहा है। तभी वो उन्हें सोने का बोलती है, लेकिन बेड पर मिस्टर फू उसे पकड़ लेते हैं। वो बोलती है कि मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। तो वो बोलते हैं कि थोड़े टाइम बाद तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी, हम अब एक कपल है। लेकिन वो तो सोच रही थी कि ये तो बिल्कुल भी वैसे नहीं है जैसे न्यूज में सब बता रहे थे। क्या वो सब झूठ बोल रहे थे? तभी वो बोलती है कि मैं घर पर स्टडी रूम बनाना चाहती हूँ। वो बोलते हैं कि तुम्हें हमारे रोमांस के बीच ये सब सूझ रहा है? वैसे ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तुमने और क्या डिसाइड किया है? आज जब तुमने मेरी कार की 12 बजाई थी तब तो तुम इतनी पोलाइट नहीं थी। तभी वो उसके हाथ में रिंग पहनाते हैं। रिंग देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। वो पूछते हैं कि क्या ये तुम्हें अच्छी लगी? वो बोलती है कि इसकी डिजाइन और डायमंड दोनों मुझे बहुत अच्छे लगे। तो वो बोलते हैं कि जब मैं अब्रॉड गया था तब मैंने ये देखी थी, इसलिए हमारी शादी हुई तो मैंने ये डिजाइन बनवाया। तभी वो उसे खुद को रिंग पहनाने का बोलते हैं, लेकिन वो पूछती है कि आपकी ये रिंग इतनी सिंपल क्यों है, क्योंकि मेरी वाली तो बहुत। पर वो बोलते हैं कि सारे पैसे मेरी वाइफ के हैं। तभी वो उन्हें रिंग पहनाती है। वो बोलते हैं कि अब सबको पता चल जाएगा कि हम मैरिड है। तभी वो दोनों एक साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। हम मिस्टर फू को ऑफिस में देखते हैं। वो अपनी रिंग देखकर खुश हो रहे थे। ये देखकर चेंग सोच रहा था कि देखो बॉस अपनी रिंग को कैसे शो ऑफ कर रहे हैं। तभी शेन उन्हें मैसेज करती है कि मैं तुमसे मिलने आई हूँ, पर वो बोलते हैं कि मैं मीटिंग में हूँ। उन्हें स्माइल करते हुए देखकर सभी हैरान परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो कभी भी मीटिंग में ऐसा बिहेव नहीं करते थे। वो वहां से जाने लगते हैं। तभी एक इन्वेस्टर बोलती है कि सर, इस प्रोजेक्ट का क्या होगा? वो बोलते हैं कि तुम सब अपने हिसाब से चेंजेस कर लेना। चेंग उनके पीछे जाकर पूछता है कि आप मीटिंग बीच में छोड़कर कहाँ जा रहे हो? वो बोलते हैं कि क्या तुम्हें मीटिंग्स इतनी पसंद है? लेकिन मेरे लिए तो वाइफ से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑफिस में आते ही वो शेन को गले लगा लेते हैं। वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। अब वो तो सोच में पड़ जाती है कि अभी सुबह मिले हुए कुछ घंटे ही तो हुए हैं, लेकिन इसके हिसाब से तो मिले हुए सालों हो गए हैं। तभी वो बोलते हैं कि तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो, मैंने अभी लंच ऑर्डर किया है। वो एक डॉक्यूमेंट पर काम करने लग जाते हैं। शेन मैगजीन पढ़ने लग जाती है। तभी वो अपना लैपटॉप लेकर उसके पास आ जाते हैं। वो बोलती है कि क्या आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वर्क करने में? लेकिन वो बोलते हैं कि इस तरह मैं तुम्हें कंपनी दे सकूंगा। अब वो सोच रही थी कि वैसे टाइम कितना जल्दी गुजर रहा है, हाफ मंथ हो गया है, लेकिन अब मुझे फू की आदत पड़ गई है। तभी चेंग लंच लेकर आता है। शेन मिस्टर फू को अपने हाथों से खिलाती है। उन्हें खाता हुआ देखकर वो सोच रही थी कि ये कितना हैंडसम है। वो बोलते हैं कि क्या मैं हैंडसम हूँ, तुम्हें ऐसा लगता है? अब वो तो शर्मा जाती हैं। वो उसे किस करते हैं। तभी वेई गुस्से से चीजें फेंक रही थी। उसकी माँ आकर पूछती है कि क्या हुआ बेटा? तभी उसके पापा भी यही पूछते हैं। तो वो बोलती है कि फू ने शादी कर ली है। पापा बोलते हैं कि मैंने तुम्हें उससे दूर रहने का बोला था ना, तुम तो बहुत जिद्दी लड़की हो। वो बोलती है कि वो एक गांव की गवारन है, लेकिन मैं बाई फैमिली की बेटी हूँ। उसकी माँ बोलती है कि ये बचपन से फू के साथ रही है, आप इसे उस गांव वाली से कैसे कंपेयर कर सकते हो? पापा बोलते हैं कि तुम्हें जो करना है करो, जल्द ही हमारी कंपनी की एनिवर्सरी आने वाली है, बहुत लोग आएंगे वहाँ, तुम खुद को प्रिपेयर कर लो, बाई फैमिली को शर्मिंदा मत करना। उनके जाने के बाद उसकी मम्मी आग में घी डालने का करती है। वो बोलती हैं कि क्या हुआ अगर उनकी शादी हो गई तो? डिवोर्स भी तो हो सकता है। वो पूछती है कि क्या आपके पास कोई प्लान है? तो माँ बोलती है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं है, वैसे भी तुम उससे ज्यादा ब्यूटीफुल हो, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी वो किसी को कॉल करके शेन की इन्फॉर्मेशन निकालने का बोलती है। शेन की दोस्त उसके घर आती है, लेकिन उसका घर देखकर तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो बोलती है कि शेन, क्या तुम्हें मेरी याद आई थी? मैं यहाँ सिर्फ देखने आई थी कि तुम कैसी हो। शेन बोलती है कि मैंने भी तुम्हें मिस किया यार। तभी बटलर बाई फैमिली का इनविटेशन कार्ड लेकर आता है। कार्ड देखकर उसकी दोस्त मिको बोलती है कि ये फैमिली तो इंटरेस्टिंग लगती है, तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो, फिर भी अलग अलग कार्ड भेजा। तो वो बोलती है कि मैं भी देखना चाहती हूँ कि इस बार उसने कौन सा प्लान बनाया है। मिको बोलती है कि मैं तुम्हें अच्छे से रेडी कर देती हूँ। तभी मिस्टर फू का वॉइस मैसेज आता है। वो पूछते हैं कि क्या तुम्हारी फ्रेंड आ गई है, कहीं तुम बोर तो नहीं हो रही? हम आज बाई फैमिली की पार्टी अटेंड करने जा रहे हैं। शेन, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, क्या तुम्हें भी मेरी याद आ रही है? मिको बोलती है कि न्यूज वाले तो मिस्टर फू को बहुत रूड बोलते हैं, पर वो तो कितने अच्छे हैं। वो उन्हें मैसेज पर बोलती है कि मैं आपके वापस आने का वेट करूंगी। तभी वो अपनी दोस्त को बोलती है कि वो सारी न्यूज फेक है। तभी उसकी दोस्त उसके क्लोज आ जाती है। शेन बोलती है कि तुम ये क्या कर रही हो? मिको पूछती है कि तुम दोनों की गाड़ी आगे बढ़ी कि नहीं? वो शर्माती हुई बोलती है कि कैसी बातें कर रही हो, बस एक बार तो किया है। तभी वो उसे चिढ़ाती है कि क्या बात है, ये सीधी सादी लड़की भी बाजी मार गई। तभी मिस्टर फू वहां पर आ जाते हैं। शेन को देखकर तो वो उसे देखते ही रह जाते हैं। वो बड़े प्यार से बोलते हैं कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो, मैं तो तुम्हें सबसे छुपा कर रखना चाहता हूँ। वो बोलती है कि आप कैसी बातें कर रहे हो, ये वही ड्रेस है जो आपने रेडी करवाई थी, ये तो बहुत एक्सपेंसिव होगी ना? वो बोलते हैं कि इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है, बस $500 मिलियन की है। मिको बोलती है कि ये तो बहुत चालाक है। तभी वो उन्हें जीजा जी बोलती है, तो वो तो पिघल जाते हैं। वो शेन को बोलती है कि क्या सच में ये क्योटो के प्रिंस है, लेकिन ये इतने सीधे क्यों लग रहे हैं? उन दोनों को बाई फैमिली की पार्टी पर दिखाते हैं।
वेई की दोस्त बोलती है कि ये वही है ना जिसको लड़कियों से नफरत थी, इसके साथ इसकी वाइफ है ना, लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं लगती। तभी वेई बोलती है कि ये फू ग्रुप का इंचार्ज है और वो लड़की गांव की गवारन है, लेकिन मैं बाई फैमिली की बेटी हूँ, इसलिए मैं ही फू को डिजर्व करती हूँ। तभी उसकी माँ बोलती है कि हाँ वेई, तुम ही फू को डिजर्व करती हो, वो तो बस इस गवार ने तुम्हारी जगह ले रखी है। तभी सोंग उनके पास आकर उनसे मिलता है। वो बोलता है कि हमारी भाभी सबसे प्यारी दिख रही है। तभी वेई उसके पास आ जाती है। वो केक लाकर शेन को देते हैं। तभी वेई को तो बहुत मिर्ची लग जाती है। वो तो सोच रही थी कि आज रात में तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूंगी, ये भी पता चल जाएगा कि कौन फू के लायक है। तभी मिस्टर फू के पास एक मैसेज आता है। वो बाहर चले जाते हैं। वेई स्टेज पर जाकर सबको उनकी पार्टी में आने के लिए थैंक्स बोलती है, खासतौर मेरे चाइल्डहुड स्वीटहार्ट को थैंक्स, जो कि फू ग्रुप का सीईओ है। ये सुनते ही सब आपस में बात करने लगते हैं। वो बोलती है कि जिससे फू की शादी हुई है, मिस शेन भी हमारे साथ ही है। इसने उसका फ्लैश मैरिज में बहुत अच्छे से साथ दिया है। हमारी शेन तो बहुत टैलेंटेड है। यहाँ 2 वायलिन है। मैं चाहती हूँ कि शेन इसे बजाए, लेकिन उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो सोच रही थी कि मैं बस तुम्हें तुम्हारी हैसियत दिखाना चाहती हूँ, लेकिन शेन सोच रही थी कि शायद इसे नौटंकी किए बिना चेन नहीं मिलता, शांति से एक इवेंट भी अटेंड नहीं कर सकती है। तभी वो बोलती है कि क्या हुआ, तुम नहीं बजा सकती क्या? सोंग बोलता है कि भाभी तुम इस पर ध्यान मत दो, चलो हम बाहर चलते हैं। शेन बोलती है कि क्या तुम्हें भी यही लगता है कि मैं गांव की गवारन हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। वो बोलता है कि मेरा वो मतलब नहीं था, फू यहाँ नहीं है, इसलिए मुझे ही तुम्हारा ख्याल रखना होगा। तभी वे बीच में उचकती है कि मैंने तो सुना था कि तुम अच्छा वायलिन प्ले करती हो, अगर ऐसा पता होता तो मैं नहीं बोलती, तुम तो गांव से हो ना, शायद तुम्हारे लिए ये नॉर्मल बात नहीं है। तभी सब उसकी बुराई करने लगते हैं। वो तो ठान लेती है कि मुझे अब इसे दिखाना ही होगा। वो मान जाती है। वो वायलिन प्ले करती है। शेन को इतने अच्छे से प्ले करता देख वो सोच में पड़ जाती है कि मैं तो इसकी बेइज्जती करना चाहती थी, मैं ये कभी नहीं चाहती थी कि ये इस इवेंट की स्पॉटलाइट बन जाए। तभी शेन छोटे वायोलिन को छोड़कर बड़े वाले को प्ले करती है तो सब इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन ये बात तो वेई को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तभी मिस्टर फू वहां आ जाते हैं। शेन का वायलिन शो देखकर तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। वो जैसे ही वायलिन प्ले करना बंद करती है, सब उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। ये देखकर वेई और उसकी माँ तो जल भुनकर राख हो जाती है। शेन बोलती है कि वेई तुम्हारा दिल से शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं सबको अपना ये टैलेंट दिखा पाई। वो मिस्टर फू के पास आती है तो वो बोलते हैं कि तुम तो बहुत बड़ी स्टार निकली, लेकिन वो बोलती है कि वेई ने मुझे स्टेज पर इनवाइट किया था, मैं कैसे मना कर देती। वो तो गुस्से में वहां से फरार हो जाती हैं। उसकी माँ भी उसके पीछे चली जाती है। शेन बोलती है कि उसने तो कहा कि आप उसके चाइल्डहुड स्वीटहार्ट हो, तो वो पूछते हैं कि तुम्हें जलन हो रही है क्या? वो बोलती है कि हाँ मुझे जलन हो रही है, आप तो उस वेई के चाइल्डहुड स्वीटहार्ट हो ना। तभी वो सबके सामने अनाउंस करते हैं कि मेरी कभी कोई चाइल्डहुड स्वीटहार्ट नहीं थी, मैं सिर्फ शेन का हूँ। अब सबको वेई का कांड समझ आ जाता है। वो बोलते हैं कि ये तो अपनी वाइफ से कितना प्यार करते हैं, इसका मतलब ये वेई चाइल्डहुड स्वीटहार्ट होने का नाटक कर रही थी। ये सुनकर तो चिपकली के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। तभी मिस्टर फू सबके सामने शेन को किस करते हैं। वेई की माँ बोलती है कि मैंने इस गंवार को कम समझने की गलती कैसे कर दी। वेई बोलती है कि मम्मी इस गांव वाली ने तो फू को मुझसे छीन लिया, क्या आप कुछ भी नहीं कर सकती? तभी उसकी माँ उसे एक खतरनाक प्लान बताती है। शेन थोड़ी शांति के लिए बाहर जाती है तो वेई भी उसके पीछे आ जाती है। वो उसे बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि मिस शेन इतनी टैलेंटेड होगी। तो वो कहती है कि ये तो बस ट्रेलर था। वो उसे मस्का लगाते हुए ड्रिंक ऑफर करती है। आपकी वजह से पार्टी का माहौल इतना अच्छा हो गया। लेकिन शेन उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आती। वो बोलती है कि तुम डायरेक्ट पॉइंट पर क्यों नहीं आती, लेकिन वो अपना नाटक कंटिन्यू करती है। वो बोलती है कि मैं समझ गई कि मेरी तुम दोनों के बीच में दाल नहीं गलने वाली, हमें एक पैग लगा के बीती बातों को भूल कर आगे बढ़ना चाहिए। तभी शेन पूछती है कि क्या तुम सच में ऐसा चाहती हो? तो वो हाँ बोलती है, लेकिन शेन समझ जाती है कि जरूर दाल में कुछ काला है। वो वश में करके उल्टा उसे ही वो ड्रिंक पिला देती है। इतना ही नहीं, वो तो उससे सच भी उगलवा लेती है। वो बोलती है कि मैं शेन की बेइज्जती करना चाहती थी, मैं चाहती थी कि वो ये ग्लास ड्रिंक करके बेहोश हो जाए, उसके बाद मैं उसको सेकंड फ्लोर पर ले जाती, जहाँ मेरे हवसी गुंडे उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर तो शेन बिल्कुल दंग रह जाती है। वो उसे बोलती है कि अब तुमने जो रूम मेरे लिए बुक किया था वहां जाकर आराम करो। तभी मिस्टर फू वहां आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि शेन अगर तुम्हारा यहाँ मन नहीं लग रहा तो हम घर चलते हैं, पर वो तो बोलती है कि अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। पार्टी में बाई कंपनी का वीडियो चल रहा था। शेन बोलती है कि वैसे भी ये वीडियो बोरिंग है तो तुम इसे मत देखो। तो वो बोलते हैं कि मैं तो इस इवेंट में सिर्फ तुम्हें ही देख रहा हूँ। तभी स्क्रीन पर वेई वाला वीडियो शुरू हो जाता है जिसमें उसके हवसी गुंडे उसी के मजे ले रहे थे। ये देखकर तो सबके होश उड़ जाते हैं। शेन मिस्टर फू की आंखें बंद करके बोलती है कि तुम मत देखो। वो बोलते हैं कि ठीक है,
लेकिन तुम भी नहीं देखोगी। वेई के मम्मी पापा तुरंत वो वीडियो बंद करने का बोलते हैं, लेकिन तभी उसके पापा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। वीडियो भी बंद हो जाती है। शेन मिस्टर फू से बोलती है कि चलो शो खत्म हो गया है, अब हम भी चलते हैं। पर मिस्टर फू सोंग को बोलते हैं कि भाई तू सिंगल है, इसलिए तुम यहाँ फूल एंजॉय कर। वेई के पापा उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं। वो गुस्से बोलते हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने तो हमारा मजाक बनाकर रख दिया। मुझे अब शर्म आती है कि तुम मेरी बेटी हो। पर वो बोलती है कि पापा मुझे कुछ नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। अब वो बेचारी क्या बोलती, क्योंकि वो तो खुद हैरान थी कि ये सब कैसे हो गया। तभी वेई की माँ उसे बचाने लगती है। वो बोलती है कि आप फालतू में इस पर गुस्सा कर रहे हो, इसके बजाय ये पता करो कि ये सब किसने किया है। वही अपनी माँ से बोलती है कि ये सब जरूर शेन ने मेरी रेप्यूटेशन खराब करने के लिए किया होगा। अब फू भी मुझसे प्यार नहीं करता, तो अब मेरा जीने का क्या फायदा। लेकिन वो बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, जिसने भी ये किया है मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। तभी मिस्टर फू शेन से पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। वो बोलती है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इन बटलर के साथ दादी माँ के लिए गिफ्ट लेने जा रही हूँ। लेकिन वो तो सोच रहे थे कि ये मेरे जैसे हैंडसम लौंडे के बजाय ये अंकल के साथ जाना चाहती है। अब वो तो बटलर को ऐसी कातिल नजरों से देखते हैं जैसे कि उसे बस खा ही जाएंगे। अब बटलर को तो मामला समझ आ जाता है। वो बोलता है कि मैम आप मास्टर के साथ चली जाओ, मुझे वैसे भी अभी मार्केट जाना है। तभी मिस्टर फू उससे पूछते हैं कि क्या तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहती। तो वो बोलती है कि ऐसा नहीं है, लेकिन आपको बिजनेस ट्रिप पर जाना है ना, आप थक जाओगे, इसलिए मैंने ऐसा बोला था। अचानक से वो स्लिप होने वाली थी, लेकिन मिस्टर फू उसे बचा लेते हैं। तभी गलती से उनके गाल पर किस हो जाती है। वो तो शर्मा जाते हैं। बटलर तो उन्हें बस देखता ही रह जाता है। फाइनली मिस्टर फू उसे बटलर के साथ जाने देते हैं। तभी वेई की माँ अपने आशिक जियान के पास जाती है। दोस्तों ये जियान एक माफिया गुंडा है और वेई का असली बाप भी यही है। वो उसको जो कुछ भी वेई के साथ हुआ उस बारे में बताती है। तो वो बोलता है कि जान तुम टेंशन मत लो, मैं सब हैंडल कर लूंगा। शेन ने बहुत सारी शॉपिंग करी थी, लेकिन मिस्टर फू ने तो बटलर को सब अच्छे से समझा कर भेजा था, इसीलिए वो बस $5000 का बोलता है। लेकिन वो सब समझ जाती है। वो सोच रही थी कि ये जरूर मेरे हस्बैंड की करामात होगी। वो दोनों कार में बैठते हैं। तभी शेन को डाउट होता है कि कुछ लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। बटलर भी बोलता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लड़के हमें ही फॉलो कर रहे हैं। वो बटलर को साइड में बिठा देती है और खुद कार ड्राइव करने लगती है। कार की स्पीड से तो बटलर के छक्के छूट जाते हैं, लेकिन वो गुंडे उनकी कार को सामने से आकर ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन शेन को तो उनसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। तभी बटलर बोलता है कि आप टेंशन मत लो, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, वो बस आते ही होंगे, तब तक मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन वो बोलती है कि आप कार में मेरा वेट करो, मैं अभी इनकी अकल ठिकाने लगा कर आती हूँ। फिर कार से बाहर आते ही कार को लॉक कर देती है। वो गुंडे तो हमारी शेन को बहुत हल्के में लेकिन रहे थे। वो बोल रहे थे कि क्या ये नाजुक कली अब हमसे लड़ेगी। मिस्टर फू को शेन ने बहुत टाइम से मैसेज नहीं करा था, तो वो बहुत टेंशन में आ जाते हैं, जिससे उनका मीटिंग में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। इधर शेन तो उन गुंडों की तबीयत से धुलाई करती है। उन गुंडों को समझ आ जाती है कि यार ये तो कराटे में जैकी चेन की भी नानी है, तो अब वो सब एक साथ उस पर हमला करते हैं। लेकिन वो उन सबको मार मार कर भरता बना देती है। इतनी खातिरदारी के बाद वो सब वहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं। बटलर को तो बहुत टेंशन हो जाती है। वो पूछता कि मैम आपको कुछ हुआ तो नहीं, आप ठीक तो हो ना। वो बोलती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन वो उनको मिस्टर फू को इस बारे में कुछ भी बताने से स्ट्रिक्टली मना कर देती है। शेन अपनी चोट पर बैंडेज कर रही थी। तभी वो अपना फोन चेक करती है, लेकिन उसके फोन में तो बैटरी ही नहीं थी। पर वो सोचती है कि वैसे भी अब तक मिस्टर फू सो चुके होंगे, चलो मैं उन्हें कल कॉल कर लूंगी। तभी मीटिंग में मिस्टर फू को कॉल आती है, तो वो तुरंत मीटिंग छोड़कर घर के लिए निकल जाते हैं। वेई की माँ को कॉल पर सब इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो वेई पूछती है कि माँ उन सब ने शेन को मार दिया ना। ये सब इन दोनों माँ बेटी की ही चाल थी। उसकी माँ बोलती है कि नहीं, उल्टा उस शेन ने उन सबको मार मार कर हॉस्पिटल पहुंचा दिया है। ये सुनकर तो उस चिपकली को 440 वोट का झटका लगता है। वो बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो सब तो टॉप लेवल के बॉक्सर थे। शेन के उठते ही मिस्टर फू उसके पास पहुंच जाते हैं। वो पूछती है कि आप कब वापस आए। अब वो कैसे बताते कि उनकी तो जान ही निकल गई थी। वो पूछते कि तुम ठीक तो हो ना। अब वो समझ जाती है कि मेरे मना करने पर भी बटलर ने आपको सब कुछ बता दिया ना, लेकिन मैं ठीक हूँ, तो अब आप मेरी टेंशन मत लो। वो बोलते हैं कि ये तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ है, तो वो बोलती है कि कुछ नहीं हुआ, बस एक छोटी सी चोट आई है। लेकिन वो तो बोलते हैं कि मैं अभी डॉक्टर सोंग को कॉल करता हूँ। पर वो बोलती है कि ये एक छोटा सा स्क्रैच तो है। अब वो कहाँ शेन की बात मानने वाले थे। वो डॉक्टर सोंग को कॉल लगा देते हैं, लेकिन शेन की छोटी सी चोट देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। वो बोलते हैं कि तुमने तो बोला था कि बहुत सीरियस कंडीशन है। भाई मैं 8 घंटे से सर्जरी कर रहा था, सोचा चैन से सो जाऊंगा, लेकिन तूने तो मेरी पूरी नींद हराम कर दी। तो वो बोलते हैं कि मेरी बीवी के अच्छे से बैंडेज कर दे, उसके बाद तू गेस्ट रूम में सोने चले जाना। दोस्तों मिस्टर फू तो सच में बहुत बड़े वाले हैं। तभी छेंग मिस्टर फू का बताता है कि शेन पर जियान ने हमला करवाया था। वो पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, हमारी तो कोई दुश्मनी भी नहीं है। छेंग बोलता है कि उसका जरूर वेई और उसकी माँ के साथ कोई रिलेशन है। तो मिस्टर फू बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम्हें अब क्या करना है।
तभी मिस्टर फू शेन को आराम करने का बोलते हैं, लेकिन वो कहती है कि मुझे बस हाथ पर एक छोटी सी चोट आई है, मुझे अभी थोड़ा वॉक करनी है, तभी मुझे थोड़ा फ्रेश फील होगा। लेकिन मिस्टर फू तो उसके साथ फ्लर्ट करने लगते हैं। वो उसके सर पर किस करके बोलते हैं कि ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो वो बोलती है कि ठीक है, मैं चेंज कर लूं, फिर चलते हैं। पर वो तो बोलते हैं कि मैं तुम्हारी चेंज करने में हेल्प कर देता हूँ। वो शर्माती हुई बोलती है कि नहीं, मैं खुद कर लूंगी। वेई की माँ के घर आते ही मिस्टर बे उसे एक करारा थप्पड़ जड़ देते हैं। वो उसे फोटोज दिखाकर पूछता है कि ये क्या कर रही थी? तुम उस जियान के साथ? डीएनए टेस्ट से पता चल गया है कि ये मेरी बेटी नहीं है। तुम अभी इन डिवोर्स पेपर्स पर साइन करके अपना बोरिया बिस्तर लेकर निकल जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें धक्के मारकर निकालूंगा। उनके जाने के बाद वही बोलती है कि माँ पापा के पैसों बिना अब हम कैसे गुजारा करेंगे? तो वो बोलती है कि तुम्हारे असली पापा आकर हमें यहाँ से ले जाएंगे। लास्ट टाइम शेन की किस्मत अच्छी थी, इसलिए वो बच गई, लेकिन इस बार वो नहीं बच पाएगी। शेन को उसकी फ्रेंड कॉल पर बताती है कि वेई की माँ ने अपने पति को धोखा दिया है, इसीलिए उसने गुस्से में उन दोनों को घर से निकाल दिया है। शायद अब से वो दोनों होटल में रहेगी। शेन हंसती हुई बोलती है कि अभी तो शो बस स्टार्ट हुआ है, आगे बहुत मजा आने वाला है। असिस्टेंट चेंग मिस्टर फू को जियान की सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। तभी वो बोलता है कि मिस बे के धोखा देने पर मिस्टर बे ने वेई और उसकी माँ को घर से निकाल दिया है। वो बोलते हैं कि ठीक है, पर मुझे वेई और उसकी माँ की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तभी हमें पता चलता है कि वेई को किसी ने किडनैप कर लिया है। अब उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे यहाँ पर कौन आया है। तभी शेन की एंट्री होती है। वो बोलती है कि मिस वेई, यहाँ आपको मजा तो आ रहा है ना? अब मीको उसके मुंह से टेप हटाती है। वो बोलती है कि शेन, तुम मेरे साथ करना क्या चाहती हो? मेरे फोन की लोकेशन ट्रेस करके मेरे पापा बस आते ही होंगे। वो बहुत बड़े माफिया है, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तभी मीको उसको एक थप्पड़ मारती है। वो बोलती है कि तुम्हारे पापा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी गुस्से में जियान वहाँ पर आता है। वो बोलते हैं कि किसकी इतनी हिम्मत हो गई, लेकिन जैसे ही वो शेन को देखता है उसके तो तेवर ही बदल जाते हैं। वो बोलता है कि मिस शेन, क्या मेरी बेटी ने आपसे कोई पंगा लिया है? अगर ऐसा है तो आप इसको जो भी सजा देना चाहो दे सकती हो। ये सब देखकर तो वे ही हैरान रह जाती हैं। वो बोलती है कि पापा, आप इस गवार से माफी क्यों मांग रहे हो? तभी वो उसको थप्पड़ मारकर अपना मुंह बंद रखने को बोलता है। शेन बोलती है कि इस बार मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम चलने के काबिल नहीं रहोगे। वो बोलता है कि प्लीज सिर्फ इस बार मुझे माफ कर दो। तो वो बोलती है कि ठीक है, लेकिन मुझे दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। शेन के जाते ही वो वेई को जोरदार थप्पड़ मारता है। वो बोलता है कि तुम दोनों माँ बेटी ने मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। तभी चेंग मिस्टर फू को जियान से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। वो बोलता है कि किसी ने आपके पापा पर झूठा आरोप लगाकर शादी की थी। वो तो दंग रह जाते हैं। शहन उसके लिए कॉफी लेकर आती है। वो बोलती है कि आप इतना टेंशन मत लो, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। वो तुरंत उसको हक कर लेते हैं। शहन को इन्फॉर्मेशन से ये पता चला था कि मिस्टर फू की माँ की तभी डेथ हो गई थी जब इनका छोटा भाई इस दुनिया में आया था, लेकिन किसी ने उनके पापा को ब्लैकमेल करके उनसे शादी कर ली थी। वो सोचती है कि जब से शादी हुई है मिस्टर फू ने मेरा बहुत ख्याल रखा है, इसलिए मैं भी इन्हें अब खुश देखना चाहती हूँ। तभी एक आदमी को उसकी वाइफ बोलती है कि मैं तुम्हारी बेटी की माँ हूँ, फिर भी तुम मुझे ऐसे इग्नोर कैसे कर सकते हो? दोस्तों, ये आदमी और कोई नहीं मिस्टर फू के पापा है, जिनका नाम मिस्टर डोंग है, और ये आंटी उनकी दूसरी बीवी जुन है। लेकिन मिस्टर फू के पापा तो उनकी माँ से आज भी बहुत प्यार करते हैं। वो बोलते हैं कि तुमने अपनी बेटी के नाम पर ब्लैकमेल करके मुझसे शादी कर ली, फिर भी तुम्हें चैन नहीं मिला क्या? लेकिन वो तो सोच रही थी कि मैं 20 साल से तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन आज तक कभी तुमने मुझे छुआ तक नहीं। तभी उसके पास मैसेज आता है कि मिस्टर फू 20 साल पहले वाले केस का पता लगा रहे हैं, तुम थोड़ा संभल कर रहना। लेकिन वो तो सोच में पड़ जाती है कि मैंने तो सारे प्रूफ मिटा दिए थे, इसलिए तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। दादी माँ शेन को बोलती है कि उसका गिफ्ट में दिया हुआ ब्रेसलेट उन्हें बहुत पसंद आया। तो वो बोलती है कि अगर आपको अच्छा लगा तो मैं नेक्स्ट टाइम आपके लिए और भी गिफ्ट्स लाऊंगी। तभी दादी ना शेन को मिस्टर फू की बचपन की फोटोज दिखाती है। वो बोलती है कि फू की ये सारी फोटोज मैंने ही ली थी, लेकिन उसकी माँ की डेथ के बाद मैंने ये काम छोड़ दिया। शेन फोटोज देखकर बोलती है कि मिस्टर फू तो बचपन से ही क्यूट थे। तभी उसकी नजर फोन पर पड़ती है। वो पूछती है कि दादी माँ, ये फोन किसका है? तो वो बताती है कि ये फू की माँ का मोबाइल है। जब वो हॉस्पिटल में सीढ़ियों से नीचे गिरी थी तब ये मोबाइल भी टूट गया था। मैंने ये मोबाइल उसकी याद के लिए अपने पास रख लिया था। वो दादी माँ से फोन ठीक करवाने का पूछती है तो दादी माँ उसे वो फोन दे देती है। तभी चेंग मिस्टर फू को बताता है कि होटल मैनेजर ली का जरूर आपकी माँ के एक्सीडेंट के साथ कोई कनेक्शन है। वो बोलते हैं कि मुझे आज शाम तक वो किसी भी हाल में चाहिए, मैं उसको अपने तरीके से हैंडल करूंगा। चेंग उसे मिस्टर फू के सामने के लिए आता है। वो उससे बोलते हैं कि मुझसे कुछ भी झूठ मत बोलना, कुछ साल पहले जो कुछ भी हुआ था मुझे वो पूरी डिटेल में बताओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो तो अनजान बनने की कोशिश करता है। वो बोलता कि आप क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी चेंग उसके होश ठिकाने लाता है तो वो लाइन पर आ जाता है। वो बोलता है कि मुझे मत मारो, मैं तुम्हें अभी सब सच बताता हूँ। मिस्टर फू पूछते हैं कि जूली का असली बाप कौन है? वो बोलता है कि आपके पापा मिस्टर डोंग ही उसके पापा हैं। पर मिस्टर फू बोलते हैं कि तुम अभी भी सच नहीं बोल रहे। तभी वो असिस्टेंट को इशारा करते हैं। वो उसके हाथ पर चाकू से वार करता है। तभी मिस्टर फू बोलते हैं कि 20 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था मैंने उसकी इन्वेस्टिगेशन फिर से स्टार्ट कर दी है।
तो वो बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, उसका तो कोई भी प्रूफ नहीं था। मिस्टर फू बोलते हैं कि मुझे सच सच बताओ, जूली किसकी बेटी है? तो वो बोलता है कि जूली मेरी और जुन की बेटी है। तुम्हारे पापा ने बहुत ज्यादा ड्रिंक किया हुआ था उस रात, तब हमने मिलकर ये प्लानिंग की थी। मिस्टर फू चेंग को बोलते हैं कि ये सारे प्रूफ पुलिस को दे दो, मैं चाहता हूँ कि इसे कड़ी से कड़ी सजा हो। शेन लैपटॉप पर काम कर रही थी, तभी मिस्टर फू वहाँ आते हैं। वो बोलती है कि आप इतनी लेट क्यों आए हो? वो बोलते कि तुम मुझे मिस कर रही थी क्या? लेकिन वो बोलती है कि मुझे आपको कुछ दिखाना है। वो उन्हें बताती है कि वो पिछले कुछ दिनों से मैं उनकी माँ के केस का पता लगा रही थी, जिसमें उसे होटल मैनेजर ली के खिलाफ प्रूफ मिला है। वो सोच में पड़ जाते हैं कि इसको मेरी कितनी फिक्र है, जो ये मेरी माँ के बारे में इतने दिनों से पता लगा रही थी। वो उनको उनकी माँ का फोन देती है, लेकिन वो बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि ये मोबाइल खराब हो चुका है, इसलिए मुझे लगता है कि इसका डेटा भी डिलीट हो गया होगा। पर वो बोलती है कि मैंने इसका डेटा रिकवर करवा लिया है। वो उनको वीडियो दिखाती है। वो वीडियो देखकर तो वो दंग रह जाते हैं। वो बोलती है कि आप फिक्र मत करो, मैं आपकी माँ के किलर को ढूंढने में आपकी मदद करूंगी। वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं। वो उसको हक कर लेते हैं। वो उसे बोलते हैं कि तुम बहुत अच्छी हो। तभी वो उसको किस करते हैं। मिस्टर फू जुन के घर जाते हैं। उनके आदमी युन के हाथ रस्सी से बांध देते हैं। वो तो बोलती है कि फू, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तभी चैंग उसको एक थप्पड़ मारता है। तभी मिस्टर फू के पापा मिस्टर डोंग वहाँ आ जाते हैं। मिस्टर फू को देखकर वो बोलते हैं कि बेटा तुम बहुत टाइम बाद मेरे घर आए हो, क्या बात है? वो बोलती है कि देखो तुम्हारा बेटा मेरे साथ कैसे बिहेव कर रहा है, लेकिन तुम फिर भी इसको कुछ भी नहीं बोल रहे। मैं तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बेटी की माँ भी हूँ। तो मिस्टर फू बोलते हैं कि तुम कब तक इस झूठ के सहारे मेरे पापा को बेवकूफ बनाओगी? तभी वो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट दिखाते हैं। वो बोलते हैं कि पापा इसके मुताबिक जूली आपकी बेटी नहीं है, इसलिए युन ने आपसे छुपाकर उसको विदेश भेज दिया था और आपको झूठ बोल रही थी कि आप उसका चेहरा नहीं देखना चाहते, इसलिए उसे भेज दिया है। ये सब प्रूफ कलेक्ट करने में मेरी बीवी शेन ने मेरी बहुत हेल्प की है। जुन तो अभी भी अपने नाटक से बाज नहीं आती। वो बोलती है कि डोंग ये बस हम दोनों को अलग करने के लिए झूठ बोल रहा है, लेकिन मिस्टर फू के पास तो सॉलिड प्रूफ थे, इसीलिए उनके पापा जुन के झांसे में नहीं आते। वो उसको एक थप्पड़ मारते हैं। वो बोलते हैं कि बेशर्म औरत, तू किसी और की बेटी को मेरा बता रही थी। तभी वो बोलती है कि हाँ जूली तुम्हारी बेटी नहीं है, तुम्हारी बीवी मर चुकी है, लेकिन तुम अभी भी सिर्फ उससे ही प्यार करते रहो। वो बोलते हैं कि तुम तो उसकी जूती के बराबर भी नहीं हो। वो उसे मिस्टर फू के हवाले कर देते हैं, तो मिस्टर फू उसे पुलिस को सौंप देते हैं। मिस्टर फू को सोंग बोलते हैं कि तुम्हारे शरीर में जो जहर है, जल्द से जल्द उसका इलाज करने की जरूरत है। भाई तुम इस बारे में भाभी को बता दो। पर वो बोलते हैं कि वो बहुत टेंशन में आ जाएगी, तुम भी मत बताना। सोंग बोलता है कि लेकिन शेन तो गांव से है ना, तो उसके पास ये दवाई आई कैसे? मिस्टर फू ये पता करने के लिए अपने दोस्त किन्यू से शेन के बारे में पता लगाने को कहते हैं, लेकिन किन्यू आकर उनके मजे लेने लगता है कि तुम तो सख्त लौंडे थे, तो फिर तुमने शादी कैसे कर ली? मिस्टर फू लैपटॉप पर शेन की इन्फॉर्मेशन के साथ लगी उसकी फोटो में ही खो जाते हैं। वो सोच रहे थे कि यार मेरी बीवी कितनी सुंदर है, लेकिन वो बहुत समझदार भी है। उसने 5 साल पहले मेरी जान जो बचाई थी। किन्यू को तो ये देखकर 440 वोल्ट का झटका लगता है। वो सोच रहा था कि ये तो सच में प्यार में पागल हो गया है। मिस्टर फू बोलते हैं कि काम खत्म हो गया है, मैं अब चलता हूँ। वैसे असिस्टेंट चेंग तो मिस्टर फू की शादी से सबसे ज्यादा खुश थे, क्योंकि वो भी अब जल्दी घर जा पाते हैं। लेकिन आज शेन का अपनी फ्रेंड के साथ प्रोग्राम था, तो वो मिस्टर फू को फोन पर बता देती है। इससे मिस्टर फू तो मुंह फुलाकर चेंग को भी काम पर लगवा देते हैं। बेचारे चेंग को फिर ओवर टाइम करना पड़ जाता है। तभी किन्यू मिस्टर फू के मजे लेने लगता है। वो बोलता है कि शायद कोई घर जाकर अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करने वाला था। वो तो बोलते हैं कि भाई अगर तुम मार खाना नहीं चाहते तो अपनी बकवास बंद करो। वो बोलता है कि यार कोई बात नहीं, अगर भाभी नहीं है तो क्या हुआ, तुम हमारे साथ क्लब चलो। लेकिन वो मना कर देते हैं। वो बोलते कि मैं ऐसी जगहों पर नहीं जाता। देखो जरा हमारे मिस्टर फू के तो तेवर ही बदल गए। क्लब में शेन की फ्रेंड हिमावारी उसको अपने भाई उसी किन्यू से इंट्रोड्यूस करवाती है, जो कि मिस्टर फू का दोस्त है। तभी एक लड़का आकर उन दोनों को परेशान करने लगता है। किन्यू तो उसे रोकने का बहुत ट्राई करता है, लेकिन बेचारा पीट जाता है। वो शेन के क्लोज आने की कोशिश करता है, लेकिन शेन के एक ही मुक्के में उसको अपनी नानी याद आ जाती है। वो वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। अब किन्यू तो उससे बहुत इम्प्रेस हो जाता है। वो तुरंत मिस्टर फू को उसकी फोटो भेजता है। वो मैसेज करता है कि भाई ये लड़की ने तो मुझे अपना दीवाना बना लिया है। लेकिन वो तो शेन की फोटो देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। किन्यू शेन का व्हाट्सएप नंबर मांगता है, लेकिन तभी वहां पर मिस्टर फू आ जाते हैं। शेन उन्हें पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो बोलते हैं कि बस तुम्हें दोस्तों से मिलवाना था। वो किन्यू को गुस्से में बोलते हैं कि शेन मेरी बीवी है। वो बोलता है कि भाभी मुझे माफ कर दो, मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था। तभी हिमावारी बोलती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम मैरिड हो? वो बोलती है कि तुमने कभी पूछा ही नहीं, तो मैं कैसे बताती? उनके जाने के बाद वो मिस्टर फू से बोलती है कि आप जानते हो 2 साल पहले मैंने इसी हिमावारी की जान बचाई थी। तो वो बोलते हैं कि अच्छा इसलिए उसने तुम्हें किनायू से मिलवाया।
लेकिन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो वो बोलती है कि आपको क्या हो गया है? आपको ये सुनकर अच्छा नहीं लगा क्या? तभी वो शेन के साथ सेल्फी लेते हैं। वो बोलते हैं कि ये अपने सब फ्रेंड्स को सेंड करो और पोस्ट में लिखना कि मैं मैरिड हूँ। अगर इस पर 100 लाइक्स आए तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तभी वो उनको बड़े प्यार से किस करती है। वो बोलती है कि क्या इससे काम नहीं चलने वाला? वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, कुछ और ट्राई करो। वो चेंग को वहां से जाने का इशारा कर देते हैं। उसके जाने के बाद वो शेन को लिप किस करते हैं। तभी वो दोनों एक साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। चेंग मिस्टर फू को कल रात वाली बार की वीडियो दिखाता है जिसमें शेन को वो लड़का परेशान कर रहा था। वो बोलते हैं कि जाओ और जाकर इस लड़के की अच्छे से खातिरदारी करके आओ। मीको शेन को बताती है कि इस क्लाइंट ने फिर से इलाज करवाने के लिए मैसेज करा है, लेकिन इस बार वो $100 मिलियन ऑफर कर रहे हैं। तभी शेन बोलती है कि वैसे तो मैं अपनी मिरेकल डॉक्टर वाली पहचान किसी को बताना नहीं चाहती, लेकिन लगता है कि इन्हें सच में इलाज की बहुत जरूरत है। मीको बोलती है कि इस क्लाइंट को 5 साल पहले किसी ने जहर दिया था, जिसका इलाज वो आज तक ढूंढ नहीं पाए हैं। वो बोलती है कि उनसे एड्रेस और लोकेशन ले लो, मैं पहुंच जाऊंगी। लेकिन मीको बोलती है कि उनको बहुत जल्दी है, इसलिए मैं आज आफ्टरनून की अपॉइंटमेंट बुक कर रही हूँ। असिस्टेंट चेंग खुश होकर मिस्टर फू को बताता है कि मिरेकल डॉक्टर इलाज के लिए मान गई है। तभी मिस्टर फू शेन को बोलते हैं कि मैं शियान हॉस्पिटल में अपने एक दोस्त को मिलने जा रहा हूँ, तो घर आने में थोड़ा लेट हो जाऊंगा। तो वो बोलती है कि मैं और मीको भी किसी से मिलने वहीं जा रहे हैं। मीको बोलती है कि जीजा जी आप हमें भी साथ ले चलो ना। वो मान जाते हैं। हॉस्पिटल में वो दोनों ही एक दूसरे को गलत फ्लोर बताते हैं। मीको शेन से बोलती है कि हमने जीजा जी को सच पता चलने नहीं दिया, ये अच्छी बात है, चलो अब पेशेंट के पास चलते हैं। लेकिन लिफ्ट से बाहर आते ही वो फिर एक दूसरे से टकरा जाते हैं। लेकिन मिस्टर फू फिर से झूठ बोल देते हैं कि हम तो गलत फ्लोर पर आ गए। लेकिन शेन जैसे ही रूम में एंटर होती है, मिस्टर फू को वहां पर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। तभी चेंग बोलता है कि इसका मतलब भाभी ही वो फेमस मिरेकल डॉक्टर है जिसको हम बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे। मीको बोलती है कि जीजा जी आप देखने में तो बिल्कुल ठीक लगते हैं, कहीं आपको कोई गुप्त बीमारी तो नहीं हो गई? तो वो बोलते हैं कि मुझे किसी ने स्लो पॉइजन दिया था, वो मेरी बॉडी में फैल रहा है। अब शेन को तो बहुत टेंशन हो जाती है। तभी वो बोलते हैं कि तुम जानती हो 5 साल पहले तुमने जिस इंसान को जंगल में बचाया था वो मैं ही था। पर वो बोलती है कि लेकिन मुझे याद है वो तो कोई और आदमी था। तो वो बोलते हैं कि तब मैंने गुंडों से बचने के लिए मास्क पहना हुआ था, मुझे तो उसी टाइम से तुमसे प्यार हो गया था, मैं तुम्हें 5 साल से ढूंढ रहा था। वो पूछती है कि इसका मतलब आपने हमारी शादी से पहले ही मुझे पहचान लिया था? तो वो हाँ बोलते हैं। शेन मिस्टर फू की बाहों में लिपट जाती है। वो बोलती है कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आपकी बॉडी में जर है? वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। तो वो बोलती है कि आप टेंशन मत लो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, मैं आपका इलाज करूंगी। वो उन्हें चेक करके बोलती है कि आपको ठीक होने के लिए मेरी हर बात माननी होगी, वैसे ठीक होने के बाद मुझे एक इनाम चाहिए। वो बोलते हैं कि मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। वो उनके रिपोर्ट्स चेक करके ब्लड टेस्ट करने का बोलती है। मिस्टर फू तो ब्लड टेस्ट करते टाइम शेन को देखकर बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे बहुत डर लग रहा है, लेकिन शेन उन्हें संभाल लेती है। ब्लड लेने के बाद शेन डॉक्टर सोंग को बोलती है कि मुझे कुछ दिनों के लिए आपकी लेबोरेटरी उधार चाहिए। तो वो बोलते हैं कि भाभी जी सब यहाँ आपका ही तो है। वो मिस्टर फू से बोलती है कि आप बाद में मुझे लेने आ जाना। वो जाते टाइम सोंग को शेन का ख्याल रखने के लिए बोलते हैं, पर वो तो उनके मजे लेने लगते हैं। उनके जाने के बाद सोंग शेन को बोलता है कि भाभी आपको जिस चीज की जरूरत हो मुझे बोल देना। शेन फरी होकर आती है, लेकिन मिस्टर फू तो पहले से ही उसकी राह देख रहे थे। वो उसे आते ही किस करते हैं। तभी सोंग उनको किस करते हुए देख लेता है, लेकिन वो स्माइल करके चला जाता है। शेन मीको से कॉल पर बात कर रही थी। तभी मिस्टर फू आ जाते हैं। वो बोलती है कि आप अपनी शर्ट उतार कर यहाँ बैठ जाओ। वो तो उसके कुछ और ही इरादे समझते हैं। वो जैसे शर्ट के बटन ओपन करके शेन को देखते हैं। वो समझ जाती है कि ये जरूर मुझे गलत समझ रहे हैं। तभी वो बोलते हैं कि तुम्हारे हाथ में ये क्या है? वो बताती है कि इन सिल्वर नीडल्स से मैं आपका इलाज करूंगी। उनका तो ये सुनते ही पूरा मूड खराब हो जाता है। जैसे ही वो उनका ट्रीटमेंट कर लेती है, वो फ्लर्ट करने लगते हैं, लेकिन वो साफ मना कर देती है कि ट्रीटमेंट के टाइम कोई रोमांस नहीं होगा। मिस्टर फू शेन को अपने रिजोर्ट ले जाते हैं। उसको उनका रिजोर्ट बहुत अच्छा लगता है। वो बोलती है कि ये रिजोर्ट कितना मस्त लग रहा है ना। लेकिन मिस्टर फू को तो अब रिजोर्ट से भी जलन होने लगती है। वो सोच रहे थे कि इसे मेरे अलावा हर चीज पसंद आ जाती है। तभी वो बोलते हैं कि ये तुम्हारे आने से ज्यादा सुंदर लग रहा है। वो बेडरूम को देखकर बोलती है कि मुझे इस रूम की डिजाइन बहुत पसंद आई। तो वो बोलते हैं कि अगर तुम्हें ये रिजोर्ट इतना अच्छा लगा तो हम यहीं पर शिफ्ट हो जाते हैं। तभी वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। जब वो दोनों वापस घर आते हैं तो मिस्टर फू का छोटा भाई मिंग उनको सरप्राइज दे देता है, लेकिन उनको तो जरा सा फर्क नहीं पड़ता। वो बोलते हैं कि तुम घर कब आए? अभी जरा साइड में हो जाओ, मुझे अपनी बीवी को रूम में लेकर जाना है। उसे तो कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ। तभी छेंग उससे बोलता है कि भाई बॉस अब बस अपनी बीवी से ही सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए वो तुम्हें इग्नोर मार रहे हैं। वो सब डिनर कर रहे थे। तभी वो बोलता है कि भाई आपने मेरी पसंद का खाना क्यों नहीं बनवाया? तो वो बोलते हैं कि ये तेरी भाभी की फेवरेट डिशेज है। पर वो बोलता है कि मैं विदेश से इतने टाइम बाद वापस आया हूँ, लेकिन आपको तो मेरी कुछ परी ही नहीं है। वो बोलते हैं कि तुम यहाँ आने के बजाय अपने घर क्यों नहीं गए? वो बोलता है कि पापा ने मुझे डांट दिया था, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया।
मिस्टर फू शेन को लेकर रूम में चले जाते हैं। चेंग बोलता है कि भाई मुझे तो आदत पड़ गई है, अब बस आप भी इस सब की आदत डाल लो। रूम में मिस्टर फू शेन से बोलते हैं कि अगर मेरे भाई ने तुम्हें कभी इरिटेट किया तो मुझे बता देना। वो बोलती है कि आपको उस पर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, वो तो आपका भाई है ना। वो बोलते हैं कि बस कुछ नहीं, ऐसे ही, पता नहीं मैं क्यों गुस्सा हो रहा हूँ। तभी वो उसे किस करते हैं। किस के बाद वो दोनों एक साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मिंग उनसे पूछता है कि भाई आप अभी तक ऑफिस क्यों नहीं गए, वैसे तो आप इस टाइम ऑफिस में होते हो। तभी शेन कॉफी लेकर आती है। मिस्टर फू उसको बोलते हैं कि मुझे बिजनेस ट्रिप पर एक वीक के लिए जाना है, तुम अकेली कैसे रहोगी, मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। तभी मिंग बोलता है कि भाई आप कितना बदल गए हो, वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, भाभी कोई छोटी बच्ची नहीं है जिसको आप हर जगह ले जाओगे। तो वो बोलते हैं कि मिंग मुझे लगता है तुम घर पर ज्यादा ही बोर हो रहे हो, मैं चेंग को बोलकर तुम्हें समर इंटर्नशिप ज्वाइन करवा देता हूँ। तो वो बोलता है कि नहीं भाई, मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। उसके जाने के बाद शेन मिस्टर फू को किस करके बोलती है कि हनी मैं आपका वेट करूंगी। वो बोलते हैं कि ठीक है, बस अपना ख्याल रखना। मिंग दादी माँ और शेन लंच कर रहे थे। तभी दादी शेन को बोलती है कि तुम अच्छे से खाना खाओ। तो मिंग बोलता है कि दादी माँ किसी को मेरी कुछ परी ही नहीं है, आप और भाई दोनों सिर्फ भाभी से प्यार करते हो। फिर दादी माँ उसे भी खाना देकर बोलती है कि मैं तुमसे भी बहुत प्यार करती हूँ। दादी शेन से पूछती है कि तुम और फू मुझे खुशखबरी कब सुनाओगे। तो मिंग बोलता है कि दादी बच्चा कोई खिलौना थोड़ी है जिसे $5 में खरीद कर लेकिन आओगी। दादी बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा बकवास करने लगे हो। तो वो दादी को सॉरी बोलकर भाग जाता है। शेन दादी को बोलती है कि आप थोड़े टाइम वेट करो, हम आपको जल्दी ही खुशखबरी सुनाएंगे। दादी माँ तो खुश हो जाती है कि मेरी बहू बहुत अच्छी है। जब मिस्टर फू बिजनेस ट्रिप से वापस आते हैं तो शेन उनको देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो बोलते हैं कि तुमने मुझे मिस किया। वो बोलती है कि हाँ, मैंने आपको बहुत मिस किया। वो उनको भरे प्यार से किस करती है। किस के बाद वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। वो दोनों साथ में दादी माँ से मिलने जाते हैं। शेन दादी माँ को बोलती है कि आपने तो फ्लावर्स को बहुत ब्यूटीफुली कट किया है। वो बोलती है कि एक्स्ट्रा लीव्स कट करने से घर से नेगेटिव एनर्जी चली जाती है। तभी वो दादी माँ को बुके देती है। दादी माँ बोलती है कि बेटा ये तो बहुत सुंदर है। वो बोलती है कि दादी माँ आप कुछ दिन के लिए हमारे घर चलो, वहाँ मैं एक्यूपंक्चर से आपके पैरों का ट्रीटमेंट करूंगी। वो मिस्टर फू को ताना मारती हुई बोलती है कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, लेकिन मेरा वहाँ आना किसी को राज नहीं आएगा। तभी मिस्टर फू बोलते हैं कि दादी माँ मैं खास आपके लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ। वो दादी माँ को गिफ्ट देते हैं। उसमें एक प्यारी सी डॉल होती है। वो बोलते हैं कि दादी माँ मैंने सुना है कि आपको बच्चों से खेलने का बहुत शौक है, इसलिए आपको ये डॉल गिफ्ट की है, आप अब से इसके साथ खेलना। मिस्टर फू तो अभी भी बहुत शरारती हैं। दादीना को गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है कि नालायक, ये कैसा मजाक था। तो वो बोलते हैं कि लगता है दादीना आपको ये डॉल पसंद नहीं आई, कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरी डॉल गिफ्ट कर दूंगा। दादी माँ तो बहुत चिढ़ जाती है। तभी किन्यू कॉल पर मिस्टर फू को बोलता है कि मेरे दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम जल्दी से भाभी को हॉस्पिटल ले आओ, वो उनका ट्रीटमेंट कर देगी। वो दोनों हॉस्पिटल जाते हैं। मिस्टर किम को शेन की उम्र देखकर शक होता है कि ये बच्ची कैसे मेरे पापा का इलाज कर लेगी, लेकिन किन्यू बोलता है कि पापा आप टेंशन मत लो, भाभी एक एक्सपर्ट डॉक्टर हैं। लेकिन डॉक्टर्स को भी सेम डाउट होता है। वो बोल देते हैं कि अगर इनको कुछ हुआ तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। मिस्टर फू को गुस्सा आ जाता है, लेकिन शेन प्रॉमिस करती है कि वो उन्हें ठीक कर देगी। वो डॉक्टर से दादाजी की फाइल मांगती है। वो बोलती है कि दादाजी की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, हमें जल्द ही सर्जरी करनी होगी। वो एक्यूपंक्चर से उनका इलाज करती है। तभी दादाजी की सर्जरी स्टार्ट हो जाती है। मिस्टर फू उसका बाहर वेट करते हैं। किन्यू बोलता है कि तुम ऑफिस चले जाओ, सर्जरी खत्म होने में टाइम लगेगा, पर वो मना कर देते हैं। सर्जरी सक्सेसफुल होने के बाद डॉक्टर आकर शेन की बहुत तारीफ करते हैं। वो बोलते हैं कि ये तो सच में एक एक्सपर्ट है, मैंने आज तक किसी को इतने अच्छे से सर्जरी करते नहीं देखा। शेन ऑपरेशन थिएटर से बाहर आती है तो मिस्टर किन भी उसको थैंक यू बोलते हैं। मिस्टर फू बोलते हैं कि तुम थक गई होगी ना, चलो घर चलते हैं। किन्यू के दादाजी को तो शेन बहुत पसंद आ गई थी। वो किन्यू की उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन किन्यू उन्हें बताता है कि वो फू की बीवी है। दादाजी तो गुस्सा हो जाते हैं कि वो इतनी अच्छी बच्ची को ले गया। नालायक, तू इतने टाइम से कर क्या रहा था। मिस्टर फू ऑफिस नहीं गए तो शेन वजह पूछती है तो मिस्टर फू बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ घर रहना चाहता हूँ। कंपनी का स्टाफ तो बहुत कंप्लेन करता है कि हमारे बॉस आजकल बिंदास हो गए हैं, जो उन्होंने इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग कैंसिल कर दी। चेंग उनसे जाने को बोलता है, अब क्या ही कर सकते हैं। मिस्टर फू शेन को बोलते हैं कि बस एक फालतू की मीटिंग थी। वो बोलती है कि मैं भी तो आपके साथ ऑफिस आ जाती। मिस्टर फू बोलते हैं कि मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हारे अलावा मेरे लिए कोई इस दुनिया में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। वो भी बोलती है कि मैं भी आपको बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और इसी तरह ड्रामा की एक मस्त हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, इस ड्रामा में मुझे मिस्टर फू और शेन की जोड़ी बहुत अच्छी लगी। वैसे आप इस ड्रामा को 10 में से कितनी रेटिंग दोगे, ये तो कमेंट करके जरूर बताना। रुको जरा, सब्र करो, वीडियो को हाइप जरूर कर देना ताकि हमारा ये वीडियो टॉप पर पहुंच जाए। वैसे लाइक सब्सक्राइब करने के भी कोई पैसे नहीं लगते,
इसलिए इतना तो कर दिया करो यार। एक बहुत मस्त ड्रामा हमारे व्हाट्सएप चैनल पर है, इसलिए चैनल के डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट से ज्वाइन कर लेना। अगर कुछ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चाहिए तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। वैसे अभी जो वीडियो शो हो रहा है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, मेरा तो फेवरेट है, तो आप भी एक बार जरूर देखना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।